तो हेलो मेरे प्यारे बच्चों, बहन भाइयों, कैसे हो सारे। तो जो हमने वन शॉट सीरीज चालू की है, अपने जो समय की कम वो अवधि अपने पास बची है, टाइम लिमिट जो अपने पास है, उसके अंदर क्लासेस पूरी करने के लिए, तो उसमें आपका बहुत बहुत दिल से हार्दिक स्वागत है। आज वन शॉट ऑफ हॉर्टिकल्चर बीएससी एग्रीकल्चर फर्स्ट ईयर की जो हॉर्टिकल्चर आती है, आपके फंडामेंटल्स ऑफ हॉर्टिकल्चर, उसको आज हम इसी क्लास में जीरो से लेके एंड तक, बेसिक टू एडवांस, बिल्कुल बेसिक बॉटनिकल नेम से लेके पूरा एडवांस लेवल तक पूरा अपन डिस्क्राइब करने वाला हूं मैं। तो बिल्कुल ध्यान से देखना है, बिल्कुल दिमाग को एक जगह करके देखना है, क्योंकि पूरे सेमेस्टर की पढ़ाई को आप एक क्लास में पढ़ना चाहते हो तो थोड़ा सा तो आपको एफर्ट्स लगाने होंगे। बाकी ऐसा नहीं है एक एक क्लास में करवा रहे हैं। उससे पहले मैंने हॉर्टिकल्चर की पर्सनल लेक्चर वाइज जो शेड्यूल वाइज क्लासेज हैं वो मैंने अपलोड कर दिया है। तो जिन्होंने वो नहीं देखी है तो वो इस क्लास से देख लें, भाई कम टाइम है। और जिन्होंने वो क्लास से देख ली और ये क्लास भी देख रहे हैं तो उनके लिए तो बल्ले बल्ले है, फिर उनका तो हॉर्टिकल्चर में कोई बाल भी बाका नहीं कर सकता। पेपर किसी भी लेवल का, किसी भी तरह, किसी भी यूनिवर्सिटी से आए, ठीक है। तो शुरू करते हैं अपन, लेके माँ शारदा का नाम और आशीर्वाद। इससे पहले एक बार मैं सिलेबस आपको दिखा देता हूँ। कुछ यूनिवर्सिटीज़ में आपका जो लेक्चर जो शेड्यूल है वो थोड़ा सा अलग हो सकता है, बाकी टॉपिक्स जो हैं, सिलेबस है वो यही रहेगा, ठीक है। बीएससी हॉनर्स पार्ट फर्स्ट, सेमेस्टर फर्स्ट, फंडामेंटल ऑफ हॉर्टिकल्चर सब्जेक्ट टाइटल है, 2 क्रेडिट आपकी सब्जेक्ट है और HORT 11 इसका सब्जेक्ट कोड है। कुछ यूनिवर्सिटीज़ में कोड अलग भी हो सकता है, तो घबराना नहीं है, फर्स्ट ईयर के बच्चे हो आप, ठीक है। चलो, ये है आपके टोटल 13 टॉपिक, देख सकते हो आप। एक बार मैं टॉपिक्स बता देता हूँ। पहला अपन पढ़ेंगे हॉर्टिकल्चर क्या है, इसकी डेफिनेशन और इसकी ब्रांचेस अपन पढ़ने वाले हैं, इसका इंपॉर्टेंस और इसका स्कोप हम देखने वाले हैं। उसके बाद में देखेंगे हॉर्टिकल्चर एंड बॉटेनिकल क्लासिफिकेशन। ये जो क्लासिफिकेशन है ये आपके दिया हुआ तो ऐसा समझ लो 40% ये, पर मैं आपको जो पढ़ाऊंगा वो पढ़ाऊंगा 80%, डबल चीजें मैं पढ़ाऊंगा। क्योंकि ये जो क्लासिफिकेशन है, आप चाहे AO, WO, कृषि पर्यवेक्षक, ARO, किसी भी पोस्ट के लिए प्रिपरेशन करोगे ना, आगे JRF या राजस्थान PG के लिए, MSc एंट्रेंस के लिए, CUT के लिए, तो यहाँ से कम 3 क्वेश्चन आते हैं। तो इस टॉपिक को मैं थोड़ा सा एडवांस लेवल तक पढ़ाऊंगा आपको, तो ज़्यादा घबराना नहीं है। इसके बाद में क्लाइमेट एंड सॉइल फॉर हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स, उद्यानिकी फसलों के लिए आपके क्लाइमेट और मृदा के बारे में अपने को पढ़ना है। 4th टॉपिक है नर्सरी, 5वां टॉपिक है प्लांट प्रोपोगेशन मेथड और प्लांट प्रोपोगेशन स्ट्रक्चर। ये जो 2 टॉपिक है वो आपके है पादप प्रजनन या पादप प्रवर्धन जो है उस क्लास में से। तो इनको भी थोड़ा सा अपन एडवांस पढ़ेंगे क्योंकि ये बेसिक है और एंड तक अपने साथ रहने वाला है। उसके बाद में अपने सीड डोरमेंसी एंड सीड जर्मिनेशन, प्रिंसिपल ऑफ ऑर्चार्ड एस्टेब्लिशमेंट, कोई सा भी क्वेश्चन हो 2 कन्फर्म है यहाँ से। मैं यहाँ पे बीएससी थ्योरी पेपर की नहीं, इस तरीके से अपन पढ़ने वाले हैं कि आगे कोई कॉम्पिटेटिव एग्जाम की भी अपन करें तो वो क्लियर रहे सारी चीजें। उसके बाद में देखना है मेथड्स ऑफ ट्रेनिंग एंड प्रूनिंग, पूरा डीपली से अपन स्टडी करेंगे। 10वां जो टॉपिक है इसमें से 1 या 2 क्वेश्चन हमेशा आता है, इसको भी अच्छे से देखेंगे। नर्सरी रेजिंग एंड इंपॉर्टेंस, नर्सरी का 2 बार दिया हुआ है, ठीक है। इसमें किसी किसी के 12 भी है। इंपॉर्टेंट ऑफ प्लांट बायो रेगुलेटर्स इन हॉर्टिकल्चर, आपके जो प्लांट हार्मोन्स हैं उनके बारे में बहुत ही सटीक जानकारी मैं देने वाला हूं, डायरेक्ट जो लाइनें उठ के आती है वो। फिर दिया हुआ है लास्ट टॉपिक आपका इरिगेशन। तो ये तो हो गया सिलेबस। अब इतना टॉपिक पढ़ेंगे तो क्लास थोड़ी लेंथी हो सकती है, तो एक गुजारिश है मेरी, जो भाई इस क्लास पे आ गया और प्ले कर लिया है ना, चाहे इसको 2 पार्ट में देख लेना, सुबह और शाम खाना खा के देख लेना, नाश्ता करके देख लेना, थोड़ा घूम फिर के आके वापस देख लेना, पर स्किप मत करना। क्योंकि थोड़ा सा भी आपने स्किप कर दिया, 20 सेकंड, 50 सेकंड, 1 मिनट, तो बहुत सारी चीजें, बहुत सारे ऐसे वर्ड्स जो मैं बोलूंगा और आपके पेपर में छपेंगे वो आप मिस कर दोगे। तो थोड़ा सा है ना पेशेंस बनाए रखना। शुरू करते हैं अपन यहाँ से। राइटिंग थोड़ा समझने की कोशिश करना, बाकी पहले जो इन्होंने पढ़ा हुआ है उनको समझने की नहीं, रिवाइज की जरूरत है, जिसको कहते हैं ना अपन फास्ट ट्रैक रिवीजन, वन शॉट, वो वाली क्लास होने वाली है। तो शुरू करते हैं। पहले बात करते हैं कि हॉर्टिकल्चर क्या है। उससे पहले हॉर्टिकल्चर शब्द के बारे में देखते हैं। स्पेलिंग देखो, HORTI हॉर्टी और CULTURE कल्चर। और मैंने एक चीज बताई थी, जिनके पीछे कल्चर लगा हो लगभग लेटिन भाषा के शब्द आते हैं। तो ये भी अपना क्या है, हॉर्टिकल्चर इज ए लेटिन लैंग्वेज वर्ड, ठीक है। लेटिन भाषा का शब्द है जो 2 शब्दों से मिलकर बना हुआ है, HORTUS, होटस। होटस का मतलब होता है गार्डन। क्या होता है, गार्डन या उद्यान, या फिर अपन कह सकते हैं इनक्लोज एरिया, ऐसा एक बंद स्थान जहाँ पे और चीजें करते हैं। वो क्या करते हैं वो अगले शब्द में देखेंगे। होटस का मतलब होता है गार्डन, या दूसरे वे में अपन अर्थ देखे तो हो सकता है इनक्लोज्ड एरिया, ठीक है।
और कल्चर का मतलब होता है टू कल्टीवेट करना या उगाना या स्टडी उनके बारे में करना। दिस इज हॉर्टिकल्चर वर्ड, ठीक है। हॉर्टिकल्चर इज ए लैटिन वर्ड, दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है, हॉर्टस और कल्चर। हॉर्टस का मतलब होता है गार्डन और कल्चर का मतलब होता है कल्टीवेशन करना या मैनेज करना या उसके बारे में स्टडी करना, ठीक है। अब आगे देखते हैं हॉर्टिकल्चर होता क्या है। पहले हिंदी में डेफिनेशन आपको मैं बता देता हूँ कि हॉर्टिकल्चर क्या होता है। कृषि विज्ञान, भाई एग्रीकल्चर की तो एक ब्रांच है। एग्रीकल्चर की 3 ब्रांचें हैं मेनली, एग्रोनॉमी शस्य विज्ञान, हॉर्टिकल्चर उद्यान विज्ञान और एनिमल साइंस मतलब पशुपालन विज्ञान। तो एग्रीकल्चर की जो फर्स्ट ब्रांच है वो है एग्रोनॉमी, जिसका ऑलरेडी हम वीडियो बना चुके हैं पर कुछ दिक्कत की वजह से अपलोड नहीं कर पाए थे। सेकंड पार्ट आपका हॉर्टिकल्चर, तो हॉर्टिकल्चर अपन पढ़ रहे हैं। तो हॉर्टिकल्चर की डेफिनेशन क्या हो गई कि कृषि विज्ञान की वह शाखा, एग्रीकल्चर का ही एक ब्रांच है कृषि विज्ञान की वह शाखा जिसमें उद्यानिकी फसलें, हॉर्टिकल्चर जो क्रॉप्स है ना, गार्डन जो क्रॉप्स है, उनके साथ साथ मसाले वाली औषधीय फसलें, पोस्ट हार्वेस्टिंग टेक्नोलॉजी इत्यादि का अध्ययन किया जाता है, उसे हॉर्टिकल्चर कहते हैं। इंग्लिश में अगर मैं बात करूँ तो एग्रीकल्चर की ही एक ब्रांच है हॉर्टिकल्चर, ठीक है। इन विच डील्स, जिसके अंदर डील्स की जाती है किसके लिए, ऑर्नामेंटल प्लांट्स, गार्डन क्रॉप्स। हिंदी में मैंने डेफिनेशन बता दी। बात कर रहे थे इंग्लिश डेफिनेशन की, तो सीधा सा अपन करेंगे कि हॉर्टिकल्चर में, हॉर्टिकल्चर के अंदर डील्स कर सकते हैं किसके साथ, विथ गार्डन क्रॉप्स। अब गार्डन क्रॉप्स में आपके पोमोलॉजी आ गई, ओलेरिकल्चर आ गया, ठीक है। और वेजिटेबल्स एंड स्पाइसेस एंड ऑर्नामेंटल प्लांट्स, औषधीय व सुगंधित पौधे, मेडिसिनल प्लांट्स, है ना। और क्या बोलते हैं, पोस्ट हार्वेस्टिंग टेक्नोलॉजी जो है आपकी, कटाई के उपरांत जो अभियांत्रिकी जो की जाती है वो चीजें। तो इनको मिश्रित रूप से अपन सम्मिलित रूप से क्या कहेंगे, हॉर्टिकल्चर कहेंगे। तो ये तो बात हो गई अपनी हॉर्टिकल्चर की। अब इसमें देखते हैं हॉर्टिकल्चर की ब्रांचेस। तो हॉर्टिकल्चर की मेनली 4 ब्रांच है, मेनली 4 ब्रांच है। पहली ब्रांच देखते हैं पोमोलॉजी। पोमोलॉजी, पोमोलॉजी क्या है, देखो मैंने एक चीज बताई थी, जिनके पीछे वाई आएगा वो क्या आएंगे, ग्रीक आएंगे, पर कुछ अपवाद है और उन अपवादों के अंदर कौन है, अपना पोमोलॉजी है। तो पीछे वाई, पर ये शब्द कौन सा है, लेटिन प्लस ग्रीक। लेटिन प्लस ग्रीक, 2 शब्दों से मिलकर बना है लेटिन प्लस ग्रीक लैंग्वेज के पोमोलॉजी। पोमोलॉजी हॉर्टिकल्चर की पहली ब्रांच है, ठीक है। लेटिन प्लस ग्रीक बना हुआ है, इसका मतलब होता है फ्रूट्स के बारे में अध्ययन। पोमोलॉजी मतलब फलों का अध्ययन। अब जो POMUM दिख रहा होगा, POMUM, पोमम, पोमम क्या है, लेटिन भाषा का है, और जो लोगस है वो किसका है, ग्रीक भाषा का। तो 2 शब्दों से मिलकर ये बन गया आपका। आगे देखते हैं सेकंड ब्रांच ओलेरिकल्चर। सेकंड ब्रांच, पहली हो गई पोमोलॉजी मतलब फ्रूट का अध्ययन, सेकंड है ओलेरिकल्चर। कल्चर आ गया पीछे मतलब लेटिन, लेटिन भाषा का शब्द है। ओलेरिकल्चर मतलब होता है वेजिटेबल्स या सब्जियों का अध्ययन। ओलेरिकल्चर, ओलेरिस प्लस कल्चर, सब्जियों की खेती की जाती है। थर्ड ब्रांच इसमें फ्लोरिकल्चर। कौन सा है, फ्लोरिकल्चर, सबको पता है फ्लोरिकल्चर इज अ लेटिन, और फ्लोरी मतलब फूलों की खेती, किसकी, फ्लावर्स के बारे में स्टडी करना या उनका अध्ययन करना, फूलों की खेती। चौथी जो इसमें ब्रांच है पोस्ट हार्वेस्टिंग टेक्नोलॉजी, PHT जिसको बोलते हैं, इसको अपन कह सकते हैं कटाई उपरांत जो करते हैं। जैसे इसमें आ गया प्रिजर्वेशन आ गया, आपके प्रोसेसिंग आ गई, वैल्यू एडिशन आ गया। वैल्यू एडिशन किसे कहते हैं, किसी चीज का मूल्य बढ़ाना। जैसे आलू से चिप्स बना दी, टमाटर से ज्यादा उत्पादन हो रहा था, टमाटर को ज्यादा दिन रख नहीं सकते तो वो खराब होगा, तो उसमें क्या वैल्यू एडिशन की, प्रिजर्वेशन किया, प्रोसेसिंग के थ्रू उसके क्या बना दिया, सॉस और केचप बना दिया। तो मूल्य भी उसका बढ़ गया, चीज भी खराब नहीं हुई, और जब अपने को जरूरत पड़ी तब अपन उसको काम में ले सकते हैं। तो वो वाला सीन भी उसमें हो गया, राइट। आगे देखते हैं। तो ये 3 ब्रांचें मैंने बता दी। पहली बताई पोमोलॉजी, दूसरी बताई ओलेरिकल्चर, तीसरी बताई फ्लोरिकल्चर और चौथी बताई PHT। इसके अलावा अगर आप और डीपली थोड़ा स्टडी करोगे तो इसमें मेडिसिनल प्लांट्स की भी आ जाएगी, जिसमें औषधीय पौधों की खेती करते हैं। एरोमेटिक प्लांट्स भी आ जाएंगे, जिसमें आप सुगंधित पौधों की खेती करते हैं। उसके अलावा इसमें स्पाइसेस, मसाले भी आ जाएंगे आपके, ठीक है। फिर इसको सम्मिलित रूप से अपन हॉर्टिकल्चर कह सकते हैं। आगे देखते हैं बेटा। अब इसमें एक वर्ड आया अपने पास पोमोलॉजी, तो उससे मैं बता देता हूँ सिस्टेमिक पोमोलॉजी किसे कहेंगे। पोमोलॉजी का मतलब फलों का अध्ययन, फ्रूट्स के बारे में। सिस्टेमिक पोमोलॉजी उनको बिल्कुल तरीकेबंद से, क्रमबंद से जो इसकी स्टडी करते हैं उसको बोलते हैं सिस्टेमिक पोमोलॉजी। ये सुव्यवस्थित नोमेनिकल्चर से जिसमें जमाया हुआ है। और सिस्टमेटिक पोमोलॉजी, उसके फादर कौन थे, AD कैंडोले, अल्फांसो डी कैंडोले। बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखना आपके न्यू टाइप के लिए और कंपटीशन एग्जाम के लिए। फादर ऑफ सिस्टेमिक पोमोलॉजी। व्हाट इज सिस्टेमिक पोमोलॉजी, सिस्टेमिक पोमोलॉजी क्या होती है, जिसमें पोमोलॉजी मतलब फ्रूट्स का अध्ययन। पोमोलॉजी है लेटिन प्लस ग्रीक वर्ड, ठीक है, और हॉर्टिकल्चर की सबसे मेन ब्रांच है, और इसमें फलों का अध्ययन करते हैं। इसका फादर कौन है, AD कैंडोले। अब फलों का नाम आ रहा है तो एक क्रांति है गोल्डन रेवोल्यूशन, मतलब सुनहरी क्रांति, सुनहरी क्रांति या गोल्डन रेवोल्यूशन। तो ये जो है सुनहरी क्रांति वो किससे संबंधित है, फलों से। किससे संबंधित है,
फलों से, और फलों से अपने हॉर्टिकल्चर की कौन सी ब्रांच संबंधित है? पोमोलॉजी। तो मैं कह सकता हूँ पोमोलॉजी और आपका जो गोल्डन रिवोल्यूशन है उन दोनों में संपर्क है, कहीं ना कहीं संबंधित है एक दूसरे से। भाई पोमोलॉजी में फलों का अध्ययन कर रहे थे, गोल्डन रिवोल्यूशन भी फलों का उत्पादन बढ़ाने के लिए, उनको और अधिक अधिक गुणवत्ता युक्त और उत्पादन बढ़ाने के लिए एक क्रांति चलाएगी जिसका नाम था गोल्डन रिवोल्यूशन या सुनहरी क्रांति, जिसके फ्रूट प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए। और मेनली किस पे? एप्पल पे फोकस किया गया था। ये क्वेश्चन आया हुआ है एक बार कि जो गोल्डन रिवोल्यूशन थी उसमें फूलों का उत्पादन तो अपने को फलों का उत्पादन तो बढ़ाना था, पर मेनली किस फल पे, किस फ्रूट पे जोर दिया गया, तो वो एप्पल है। जैसे हरित क्रांति है, सारा खाद्यान्न का उत्पादन बढ़ाना था, ग्रीन रेवोल्यूशन 1997, ठीक है, MS स्वामीनाथन और एनी बोरलॉग, राइट। तो उसमें सारे खाद्यान्न सीरियल्स क्रॉप बढ़ानी थी, पर मेजर जो इस पे फोकस किया गया था वो किया गया था ओराइजस सैटिवा धान और टिटिकम एस्टिवम गेहूं, दो चीज पे ज्यादा फोकस किया गया था। वैसे ही गोल्डन रिवोल्यूशन का फोकस एप्पल पे था। आगे देखते हैं बेटा, फादर ऑफ सुनहरी क्रांति या गोल्डन रेवोल्यूशन, फादर ऑफ गोल्डन रेवोल्यूशन अगर बात करें तो कौन है? डॉक्टर KL चड्डा, इंपॉर्टेंट है। फादर ऑफ गोल्डन रेवोल्यूशन KL चड्डा और फादर ऑफ सिस्टमिक पोमोलॉजी एडी कैंडोले, और पूरा नाम क्या है? अल्फांसो डी कैंडोले। आगे बात करते हैं फादर ऑफ हॉर्टिकल्चर इन द वर्ल्ड, हॉर्टिकल्चर का जनक कौन है? विश्व जनक। वर्ल्ड के अंदर तो है दो दिए हुए हैं, डॉक्टर लिंडले और LH बार्ले, डॉक्टर लिंडले और LH बेले, बार्ले भी लिखा हुआ है कुछ जगह, बेले भी, LH बेले और लिंडले दो हैं जो हॉर्टिकल्चर के फादर हैं इन द वर्ल्ड। और बात करें फादर ऑफ हॉर्टिकल्चर इन इंडिया तो डॉक्टर MH मेरीगोड़ा। क्या है? डॉक्टर MH मेरीगोड़ा, मेरीगोड़ा। इसको ऊपर स्टार लगा के लिख लेना कि फादर ऑफ इंडियन हॉर्टिकल्चर, फादर ऑफ इंडियन हॉर्टिकल्चर कौन है? MH मेरीगोड़ा। आगे बात करते हैं अपन इसमें कुछ इंपॉर्टेंट जो आपकी क्रांतियां हैं उनके बारे में। तो इसमें पहली दी हुई एग्रीकल्चर के रिवोल्यूशंस में ग्रीन रेवोल्यूशन 1965-66, ठीक है, व्हीट एंड राइस के लिए हाई यील्ड वेराइटी प्रोग्राम, हाई यील्ड वेराइटी प्रोग्राम जो था ना, अच्छी किस्में निकालना, अधिक से अधिक उत्पादन करना, हाइब्रिड किस्में निकालना, गुणवत्ता युक्त चावल और धान जो आपका है गेहूं है उसका प्रोडक्शन करना, वो सारा इसके तहत था। फादर इन वर्ल्ड कौन है? डॉक्टर एनी बोरलॉग, जिनको शांति पुरस्कार भी मिला हुआ है, किसके लिए? हरित क्रांति के लिए, जो कि 1965-66 में आई थी, राइट। और भारत के अंदर कौन है? MS स्वामीनाथन है। एवरग्रीन रेवोल्यूशन जो है ना शब्द, वो इन्होंने ही दिया था। बात करते हैं ग्रीन रेवोल्यूशन की जो टर्म है, ग्रीन रेवोल्यूशन जनक तो मैंने, फादर अलग चीज होता है भाई। ग्रीन रेवोल्यूशन का फादर मैंने बताया कौन? वर्ल्ड के अंदर तो डॉक्टर NE बोरलॉग, NE बारलॉग, और भारत में मैंने बताया डॉक्टर MS स्वामीनाथन। अब मैंने बात की और मैंने गोल्डन रिवोल्यूशन सुनहरी क्रांति का फादर बताया डॉक्टर KL चड्डा, और मैंने सिस्टेमिक पोमोलॉजी का बताया डॉक्टर AD कैंडोले, और मैंने एक चीज और बताई, फादर ऑफ हॉर्टिकल्चर इन इंडिया MH मेरीगोड़ा, MH मेरीगोड़ा। अब यहाँ पे बात कर रहे हैं ग्रीन रेवोल्यूशन जो टर्म है वो किसने दी थी? डॉक्टर विलियमसन गोड ने, WS गोड या विलियमसन गोड ने दी थी। और एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि ग्रीन रेवोल्यूशन जब हुई थी 1965-66 में इंडिया के अंदर, उस टाइम इंडिया के अंदर जो PM कौन थे? तो कौन थे? C सुब्रमण्यम। कौन थे? C सुब्रमण्यम। अब जैसे आए कोई कोरोना के टाइम PM कौन था, ठीक है, तो ऐसे पूछ सकता है जो करंट में या आपके जो जनरल चीजें हैं उनके अंदर। तो जो हरित क्रांति आई उस टाइम अपने PM कौन थे? C सुब्रमण्यम। आगे देखते हैं। अब ये जनरल है, बाकी सबको याद होगा, बट एक बार फिर भी मैं बता देता हूं क्योंकि ये बेसिक जानकारी आपको बहुत ज्यादा जरूरी है। हॉर्टिकल्चर के बारे में पढ़ रहे हैं, इस पे ज्यादा टाइम नहीं लगाऊंगा, मैं रिवाइज करवाऊंगा, ताकि इसी को तो कहेंगे ना 0 टू एडवांस, 0 से हीरो तक, बेसिक टू एडवांस, है ना। तो आपने जो फ्रूट्स दे रखे हैं, पहले बात करते हैं आम, जिसको आम को अपन क्या कहते हैं? राष्ट्रीय नेशनल फ्रूट कहते हैं, फादर और फलों का राजा कहते हैं। आम फलों का राजा सुना होगा LKG में, तो आम को फलों का राजा कहते हैं, राष्ट्रीय फ्रूट कहते हैं। मेंजीफेरा इंडिका इसका बोटेनिकल नेम है। एनाकार्डियस इसकी फैमिली है, और इसमें 2N क्रोमोसोम जो होते हैं वो कितने होते हैं? 40 होते हैं। उसके बाद में देखते हैं कागजी नींबू, सिट्रस ओरेंटिफोलिया, संतरा सिट्रस रेटिकुलेटा, और मौसम्बी सिट्रस साइनेंसिस, तीनों ही रूटेसी परिवार के सदस्य हैं। नींबू, संतरा और माल्टा खट्टे फल हैं। विटामिन C की अधिकता पाई जाती है। तीनों में गुणसूत्र है वो 2N बराबर। क्रोमोसोम नंबर कितने हैं? 18 हैं। उसके बाद में आता है सबसे महत्वपूर्ण बेर, शुष्क फलों का राजा, अपने राजस्थान के फलों के लिए इंपॉर्टेंट है बेर, जिजीफस मोर्शियाना, जिसका बोटेनिकल नेम है, क्या नाम है? जिजीफस मोर्शियाना।
रेहमनेसी इसकी फैमिली है, रेहमनेसी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है इसकी फैमिली। और क्रोमोसोम नंबर इसमें 2n बराबर है, वो है 48। उसके बाद में खजूर, वेरी इंपॉर्टेंट, फोनिक्स डैक्टाइलोफेरा, पेमेसी या एरेसी इसकी फैमिली है, 36 इसमें क्रोमोसोम नंबर है। फिर पपीता जिसका नाम सबको पता है, केरी का पपाया, केरी केसी फैमिली, 18 गुणसूत्र है। फिर है अनार, पुनिका ग्रेनेटम पुनिकेसी, अनार पुनिका ग्रेनेटम पुनिकेसी, और इसमें 18 क्रोमोसोम नंबर है। उसके बाद में आंवला, वेरी इंपॉर्टेंट, अम्बेलिका ऑफिसिनेलिस या फाइलेंथस अम्बेलिका, दोनों में से कोई भी नाम मिल सकता है, अम्बेलिका ऑफिसिनेलिस भी मिल सकता है। फैमिली इसकी बहुत इंपॉर्टेंट है, U4BAC, और क्रोमोसोम नंबर होते हैं बेटा इसमें कितने, 18। आगे देखते हैं 10वां, अमरूद, सीडियम गुआजावा। देखो क्लास में स्पीड बढ़ाने की जरूरत नहीं है आपको, क्योंकि टाइम जितना आपके पास कम है उससे ज़्यादा मेरे पास कम है, तो मैं वैसे ही बहुत स्पीड से बोल रहा हूँ। स्पीड बढ़वाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, जैसे क्लास चल रही है बस उसी वे में थोड़ा ध्यान से आप देख लोगे तो आपकी नैया पार हो जाएगी मेरे बेटा। अमरूद, सीडियम गुआजावा, मिर्टेसी फैमिली है, 22 है। फिर है केला, मूसा पेराडीशिप का मुंजेसी फैमिली है, क्रोमोसोम नंबर 33 आपको मिलेंगे, या इसमें 44 आपको मिलेंगे। केला टेट्राप्लोइडी पाया जाता है, पार्थेनोकॉर्पी जो है ना, अनिषेक फलन, वो इसमें पाया जाता है कि बिना निषेचन के फल का निर्माण हो जाता है, वो केले के अंदर पाया जाता है, सॉरी। अंगूर, वाइटिस विनिफेरा, विटेसिस की फैमिली है, 38 क्रोमोसोम है। बात करते हैं बील की, एगल मार्मोलेस, रूटेसी फैमिली है, 36। बील भी क्यों खट्टे में ही आ गया, नींबू वर्गीयों में ही आ गया। बात करते हैं लहसुआ की, कोडिया मिक्सा, लहसुआ या लसोड़ा जो है आपका, कोडिया मिक्सा नाम है, बोरेंजिनेसी इसकी फैमिली है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, लहसुए की फैमिली बोरेंजिनेसी, 36। उसके बाद में करौंदा, केरिका केरेंडस, एपोसाइनेसिस की फैमिली है, 22 गुणसूत्र है। और करेंदो में सबसे ज्यादा क्या पाया जाता है, 39% लोहा, ठीक है। इसके बाद में आगे देखते हैं बेटा, क्लास को स्किप नहीं करना। चीकू, अचरस सपोटा और सपोंडेसिस की फैमिली है, 26 इसमें क्रोमोसोम नंबर। अनानास मेरा वैसे ही सबसे फेवरेट है और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कोई सा भी उठा के देख लेना पेपर, इसमें क्वेश्चन आया हुआ मिलेगा ही मिलेगा आपको। अनानास, अनोनासा कोमुसस, देखो इसको याद कैसे करना है। अनानास को पाइनएप्पल बोलते हैं अपन, पाइनएप्पल को हिंदी में बोलते हैं अनानास, तो अनानासा कोमुसस, एनोनासा कोमुसस बॉटनिकल नेम हो गया। ब्रोमेलिएसी इसकी फैमिली है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, पाइनएप्पल की फैमिली ब्रोमेलिएसी, और इसका जो उत्पत्ति स्थल वो क्या है, ब्राजील। ब्रोमेलिएसी से याद रखना ब्राजील, ब्रोमेलिएसी बोले तो ब्राजील, और ब्राजील बोले तो 2n बराबर 50 याद रहेंगे, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। फिर है लीची साइनेंसिस, सपोंडेसी फैमिली है। फिर है सेव, मेलस डोमेस्टिका, रोजेसिस की फैमिली है, 36 इसमें 34 क्रोमोसोम। फाल्सा, ग्रेविया, सबक्यूनेलिस, टिलियसिस की फैमिली है, इंपॉर्टेंट है। फाल्से की फैमिली और आपका जो लहसुआ है उसकी फैमिली, ठीक है। उसके बाद में जामुन, सीजियम क्यूमिनी मिर्टेसी, अमरूद और जामुन की फैमिली सेम है। किस किस की बेटा, अमरूद और जामुन। अमरूद सीडियम गावाजावा, बोटनिकल नेम फैमिली मिर्टेसी। जामुन सीजियम क्यूमिनी फैमिली मिर्टेसी। उसके बाद में मीठा नींबू, सिट्रस लेमेंटिनस रूटेसी। तो ये तो हो गई थोड़ी सी बेसिक जानकारी। अब आ जाते हैं वापिस अपने सिलेबस के ऊपर। तो देखते हैं, ग्रीन रेवोल्यूशन मैंने बता दी, गोल्डन रेवोल्यूशन मैंने बता दी। उसके बाद में अपने पास है पिंक रेवोल्यूशन, गुलाबी क्रांति। बोले तो प्याज और झींगा, ओनियन एंड जो परवल्स जो आपके हैं, झींगा जो है ओनियन और झींगे से संबंधित है, कौन सी, गुलाबी क्रांति बेटा, ठीक है। उसके बाद में रेड रेवोल्यूशन, लाल क्रांति, टमाटर और मांस से, टोमेटो एंड मीट से है। फिर है व्हाइट रेवोल्यूशन या सफेद क्रांति या सफेद क्रांति, व्हाइट रेवोल्यूशन, जो कि किससे है, मिल्क प्रोडक्शन। सफेद क्या होता है, दूध होता है। और इसका फादर कौन था, वर्गीस कुरियन, वेरी इंपॉर्टेंट, फादर ऑफ व्हाइट रेवोल्यूशन वर्गीस कुरियन। इसके 3 चरण चले थे, इसको ऑपरेशन फ्लड का नाम दिया गया। फर्स्ट जो चरण चला था वो 1970 में, ठीक है, गुजरात अमूल की स्थापना जब हुई थी, अमूल डेयरी, तब की बात है। सेकंड जो इसका चरण चला वो चला 1976 से 1984 तक, और थर्ड चरण चला 1985 से 1996 तक। तो ये बात हो गई ग्रीन रेवोल्यूशन की। उसके बाद में करते हैं रेनबो रेवोल्यूशन, जिसको बोलते हैं अपन इंद्रधनुष क्रांति। इंद्रधनुष क्रांति बोले तो इंद्रधनुष सारे रंग हो गए, तो सारे रंग मतलब कृषि के सभी क्षेत्रों से संबंधित हो गई, और इस रिलेटेड टू ऑल एग्रीकल्चर सेक्टर्स। और इसके फादर कौन थे, डॉक्टर नीतीश कुमार, वेरी इंपॉर्टेंट। फिर है गोल क्रांति, राउंड, वो किससे है, आलू से, पोटैटो से। फिर है ब्राउन या भूरी क्रांति, खाद्य प्रसंस्करण, फूड प्रिजर्वेशन से। फिर है ग्रे क्रांति, इसमें कंफ्यूज होते हैं बच्चे,
ब्राउन और ग्रे में। तो ब्राउन तो है बेटा फूड प्रोसेसिंग से, जबकि आपकी ग्रे है वो है फर्टिलाइजर से, उर्वरक से। ग्रे या धूसर जिसको बोलते हैं ना, धूसर और भूरा अलग होता है, ठीक है। फिर है सिल्वर या रजत क्रांति अंडे उत्पादन से। फिर है गोल्डन फाइबर जो है जूट से। ब्लू क्रांति है नीली मछली से, ठीक है। और ब्लैक क्रांति है जो आपके बायोडीजल, बायोफ्यूल या एंटी कैंसर जो पाया जाता है, जेट्रोपा, रतन जोत जेट्रोपा कर्कस जिसका नाम है, उससे संबंधित है आपकी, ठीक है। कौन सी? ब्लैक क्रांति। फिर आती है परभनी क्रांति, भिंडी से संबंधित है। आगे चलते हैं। ये तो बात हो गई आपकी फर्स्ट वाली। अब बात कर रहे थे हॉर्टिकल्चर के अपन किसकी? स्कोप की। भाई मैंने पहली वाली चीज बता दी, हॉर्टिकल्चर की ब्रांचेस हमने बता दी, जनरल जानकारी हमने देख ली, 0 to एडवांस अपन देख रहे हैं। उसके बाद में अपने टॉपिक में एक चीज है कि हॉर्टिकल्चर का इंपॉर्टेंस और स्कोप। तो इंपॉर्टेंस में देखो, फिर सेकंड टॉपिक अपना बोटेनिकल एंड नोमेरिकल्चर क्लासिफिकेशन, तो वो उसके बाद में देखेंगे। पोमोलॉजी का क्लासिफिकेशन, उससे पहले मैं फर्स्ट टॉपिक का करवा देता हूँ आपको। तो हॉर्टिकल्चर का सीधा सा आप सोच सकते हो कि क्या इसमें वो हो सकता है इसका स्कोप और इम्पोर्टेंस। तो इम्पोर्टेंस देखो, आपकी जो सीरियल क्रॉप्स हैं, एग्रोनॉमिक क्रॉप्स हैं, उनके बजाय अधिक महंगा है, उनसे बजाय अधिक प्रोटीन, फैट, पोषक तत्व, विटामिन्स वाले इसमें प्रोडक्ट्स हैं। इनकी जो इनकम है वो ज़्यादा है, रेवेन्यू जो है जनरेट करता है हॉर्टिकल्चर वो ज़्यादा करती है, मजदूरों की आवश्यकता ज़्यादा पड़ती है इसलिए रोज़गार भी ये देती है। प्लस इसमें जो पोस्ट हार्वेस्टिंग चीज़ें हैं, शहद आपके सॉस, केचप, जैम, जेली, कैंडी, शरबत, मुरब्बा, अचार, वो सारी चीज़ें बनाते हैं। तो इससे प्रिजर्वेशन को बढ़ावा मिलता है, कल कारखाने फैक्ट्रियों को बढ़ावा मिलता है। अब जैसे मेरे को इससे समझो आप कैंडी बनानी है या फिर मेरे को बनाना है अचार, तो अचार बनाने के लिए मेरे को पैकेट भी चाहिए, उस पर लेबल भी चाहिए। तो कितने और जो औद्योगिक क्षेत्र हैं उनमें भी रोजगार की उपलब्धता बढ़ रही है। तो ये तो होगा इसका इंपॉर्टेंस। अब बात करते हैं स्कोप की। तो स्कोप में यह बढ़ती जनसंख्या को देखते हुए हॉर्टिकल्चर जो क्रॉप्स का महत्व है, इसमें औषधीय पौधे हैं जो रोगों के लड़ाई के लिए, रोगों के इलाज के लिए यूजफुल होते हैं, उनको उगाना वगैरह, तो बहुत इंपॉर्टेंस इसका है। तो आई थिंक फर्स्ट टॉपिक कंप्लीट। सेकेंड टॉपिक क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन देखेंगे। इसमें विटामिन्स वाला जो टॉपिक है, विटामिन ए, रेटिनॉल, B1, B2, B5, B6, B12, ठीक है, वो भी मैं आगे पढ़ाऊंगा, उसका अलग से पेज लगाया हुआ है। पर उससे पहले अपन पढ़ लेते हैं एक बार क्लासिफिकेशन। अब देखो फ्रूट्स का जो क्लासिफिकेशन है हॉर्टिकल्चर के अंदर, वो वैसे तो आपको आपके जो अकॉर्डिंग टू लेक्चर 2 या 3 प्रकार से करना है, पर मैं 5 से 6 प्रकार का क्लासिफिकेशन बताऊंगा, रटना नहीं, समझना है। पहला देखते हैं क्या है। बोटेनिकल क्लासिफिकेशन में पहला है बीज पत्तर के आधार पे, बाय बीज सीड कोट के आधार पे। बीज पत्र के आधार पे 2 प्रकार के होते हैं। पहला होता है मोनोकोट, मोनो मतलब एक बीज पत्री है, और डाइकोट मतलब द्विबीजपत्री। अभी अपन पढ़ते हैं पहले मोनोकोट। तो मोनोकोट के अंदर सिर्फ 5 ही ऐसे हैं जो मोनोकोट हैं। ट्रिक देख लेना, A+B+C+D और +P कितने हो गए? 1 2 3 4 5। ये 5 फ्रूट्स ऐसे हैं जो मोनोकोट हैं। कौन कौन से हैं? ए यानी अरेका नट। अरेका नट बोले तो सुपारी, जिसका नाम क्या है? अरेका कोटेचू। क्या नाम है? अरेका कोटेचू। एरिकेसी फैमिली की है, इंडोमलाय है। साथ के साथ क्लासिफिकेशन के साथ साथ में यहाँ पे दोबारा से इसके बोटेनिकल नेम और क्रोमोसोम नंबर आपको याद करवाऊंगा, ताकि बेसिक्स आपका हमेशा के लिए इंप्रूव रहे। ए से हो गया अरेका नट या कोटेचू या सुपारी। बी से बोले तो बनाना। बनाना बोले तो मूसा पेराडिशिप का केला। मुंजेसी इंडोमलाया है, 33 है, टेट्राप्लोइडी है, और इसमें क्या पाया जाता है? पार्थेनोजेनेसिस, निषेक जनन जो है इसमें पाया जाता है। एक सेकंड, आगे देखते हैं। ए यानी अरेका नट, बी यानी बनाना, सी यानी हो गया कोकोनट, बोले तो नारियल, कोकस न्यूसीफेरा, एरिकेसी, और 32 इसमें क्रोमोसोम नंबर है। ए बी सी। ए यानी अरेका नट, सुपारी, बी यानी बनाना, केला, सी यानी कोकोनट, डी यानी बोले तो मोस्ट मैंने बताया था डेट पाम, खजूर। क्या? खजूर। फोनिक्स डेक्टाइलोफेरा, एरिकेसी, इराक। खजूर का उत्पत्ति स्थल क्या है? देखो एक चीज देखना, खजूर, और एक होता है नार। अब मैं एक चीज समझा रहा हूं, खजूर का है इराक, इराक, और इसका है ईरान, ईरान।
इसमें सेकंड वर्ड क्या है, न, अनार, न आ रहा है ना, न अनार, ईरान, न हो गया एंड में। तो ये याद रखना, कंफ्यूज होते हैं इसमें बहुत ज्यादा बच्चे। भाई अनार जो है पुनिका ग्रेनेटम पुनिकेसी, उसका ओरिजिन स्पेस क्या है, ईरान, न आ रहा है, न अनार, न आ रहा है, और खजूर र, इराक, र आ रहा है ना, इधर भी र आ रहा है, खजूर, इराक, क्योंकि एक ही वर्ड का फर्क है ईरान और इराक में। तो याद रहेगा अनार, न मतलब ईरान, और खजूर फोनिक्स डेक्टाइलोफेरा एरिकेसी, खजूर, र मतलब इराक, राइट। आगे देखते हैं। अब बच रहा है अपने पास पी, बोले तो पाइनएप्पल, बोले तो पाइनएप्पल। पाइनएप्पल का नाम क्या है, एनोनासा कॉमुसस, फैमिली मैंने बताई थी ब्रोमेलिएसी, ब्रोमेलिएसी से याद रखना था ब्राजील, ब्राजील से याद रखना था क्रोमोसोम नंबर 21 बराबर 50। तो ये हो गए 5 अपने मोनोकोट हो गए, ए बी सी डी और पी। अरेका नट, बनाना, कोकोनट, डेट पाम, पाइनएप्पल, ये कौन से हैं, मोनोकोट। अब जो बच गए वो सारे डाइकोट मुख्यतः। जल्दी जल्दी देखते हैं। डाइकोट का क्लासिफिकेशन बहुत बड़ा है, ये नाम मैंने पहले पढ़ा दिए, फिर भी और पढ़ा देता हूँ दोबारा से, ठीक है। कोई पैसे नहीं ले रहे हैं, नुकसान नहीं होएगा आपका। मैंगो, मैंगो डाइकोट में आता है, मेंजिफेरा इंडिका, एनाकार्डियेसी 40। फिर है पपीता, पपाया, केरिका पपाया, केरिकेसी, अमरूद, गुआवा, सीडियम गुआवा जावा, मिर्टेसी, ठीक है। और फिर आते हैं सिट्रस के तीनों, कौन से, मैंड्रिन जो आपकी है, संतरा सिट्रस रेटिकुलेटा, मौसम्बी जो है स्वीट ऑरेंज सिट्रस साइनेंसिस, और एसिड लाइम नींबू सिट्रस ओरेंटिफोलिया, तीनों रूटेसी फैमिली के हैं। तीनों का उत्पत्ति स्थल 2 का चाइना, 1 का भारत। क्रोमोसोम नंबर तीनों में 18 है, और तीनों क्या है, डाइकोट, ऊपर देख लो डाइकोट, ठीक है। फिर आता है बील, एगल मार्मोलेस, रूटेसी, इसकी फैमिली भी रूटेसी है, इसमें भी 18 है। फिर है आपका अनार और आंवला, अनार पुनिका ग्रैंडम पुनिकेसी, एनार मतलब ईरान, ठीक है। इसके बाद में देखते हैं आंवला, अम्बेलिका ऑफिसिनेलिस, यूफोरबिएसिस की फैमिली है, इंडोमलाया है, 28 क्रोमोसोम नंबर है, मोस्ट मैंने लिखा हुआ है तो आएगा भाई। फिर है बेर, जिजीफस मोर्शियाना, रेहमनेसी। फिर है अंगूर, वाइटिस विनिफेरा। फिर है फिग, अंजीर, फाइकस कैरिका मोरियसिस की फैमिली है, जामुन, सीजियम क्यूमेनी, फाल्सा ग्रेविया सुबक्यूनेलिस, आलमंड हो गया, चीकू हो गया, अवेकेडो हो गया, ये सारे क्या है, डाइकोट है। सेकंड क्लासिफिकेशन अपन इसका देखते हैं ऑन बेसिक्स ऑफ रिपेनिंग, पकने के आधार पे। तो पकने के आधार पे फ्रूट्स ओनली 2 प्रकार के होते हैं। पहला होता है क्लाइमेट्रिक, क्लाइमेट्रिक, और दूसरा होता है नॉन क्लाइमेट्रिक। अब याद रखना, क्लाइमेट्रिक वो फ्रूट्स होते हैं जो तोड़ने के बाद में उनमें शोषण दर बढ़ जाती है उनकी, और वो पकने लग जाते हैं, पौधे से अलग होने के बाद में पक जाते हैं, क्योंकि उनमें रेस्पिरेशन रेट है वो बढ़ जाती है। और नॉन क्लाइमेट्रिक में होते हैं, इनको पका के ही तोड़ना पड़ता है। तो जितने भी मीठे फ्रूट्स हैं लगभग वो सारे क्लाइमेट्रिक में आएंगे, और जो खट्टे फल है वो नॉन क्लाइमेट्रिक में आएंगे। सीधी सी ट्रिक है, मीठे जितने भी हैं लगभग वो क्लाइमेट्रिक में आएंगे। देखो यहाँ पे देखो, ऑन द बेसिस ऑफ रिपेनिंग या रेस्पिरेशन, ये जो क्लासिफिकेशन दिया था 2 वैज्ञानिक थे, किड और वेस्ट, किड एंड वेस्ट, 2 वैज्ञानिक थे जिन्हें फलों को पकने के आधार पे 2 भागों में बांटा, क्लाइमेट्रिक, नॉन क्लाइमेट्रिक। क्लाइमेट्रिक के एग्जांपल देख लो, मैंगो, मेंजिफेरा इंडिका, बनाना, बनाना का नाम आप कमेंट करोगे मेरे को, बील, एगल मार्बोलेस, गुआवा, सीडियम गावा जावा, कस्टर्ड एप्पल, पपाया, केरिका पपाया, एप्पल, पियर, और डेट पाम, खजूर, फोनिक्स डेक्टाइलोफेरा। ये क्या है, क्लाइमेट्रिक है। चीकू आपका क्लाइमेट्रिक है, टमाटर आपका क्लाइमेट्रिक है। ये सबसे महत्वपूर्ण, खरबूजा, मस्क मेलन, खरबूजा आपका क्लाइमेट्रिक है, तोड़ने के बाद भी पक जाएगा। खरबूजा सुगंध से, खरबूजे को देख के खरबूजा रंग बदलता है। जबकि आपका जो तरबूज है, वाटरमेलन जो है वो क्या है, नॉन क्लाइमेट्रिक, ध्यान रखना। ये हो गए क्लाइमेट्रिक। अब बात करते हैं नॉन क्लाइमेट्रिक्स के अपन। अब देख लो, मैंने एक चीज कही थी, जितने खट्टे हैं वो नॉन क्लाइमेट्रिक में आएंगे। बोले तो सिट्रस, बेर, जिजीफस मोर्शियाना, आंवला, पोमोग्रेनेट, ग्रेप्स, ठीक है, पाइनएप्पल, लीची, और सब्जियों के अंदर कुकुरबिटेसी वाली जो है, कुकुम्बर वाली वो। अब आते हैं, इसको पकाता कौन है, फ्रूट रिपेनर जो है इथाइलिन है। कौन सा है, इथाइलिन, एकमात्र ये गैसीय हार्मोन है। जब मैं प्लांट रेगुलेटर्स आपको पढ़ाऊंगा उस टाइम ये दोबारा से पढ़ाऊंगा, ठीक है, इसी क्लास में। तो इथाइलिन है, इथ्रेल के नाम से भी मिलता है, इथोफेन, इथोफेन के नाम से भी आपको मिल जाएगा, और कैल्शियम कार्बाइड, ये गैसीय फॉर्म में पाया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं बेटा, ट्रॉपिकल, क्लाइमेट के आधार पे, क्लाइमेट के आधार पे 3 प्रकार के हैं, जलवायु के आधार पे, ट्रॉपिकल, सब ट्रॉपिकल और टेम्परेट। ट्रॉपिकल का मतलब क्या होता है, उष्ण। सब ट्रॉपिकल और टेम्परेट का मतलब सीधा सा होता है ठंडा। क्या होता है, ठंडा।
ठंड वाले कौन से हैं? जम्मू वाले, एप्पल, पियर, पीच, प्लम, स्ट्रॉबेरी, चेरी, पीनट। ठीक है, ये तो कौन से हो गए अपने टेम्परेट। अब आते हैं ट्रॉपिकल वाले, जिनको गर्मी भी चाहिए, और मैंगो, बनाना, पपाया, सपोटा, पाइनएप्पल, कोकोनट, जैक फ्रूट, कैश्यूनट, गुआवा, सॉरी यहाँ तक। फिर है सब ट्रॉपिकल, लगभग अपन जिनको कह सकते हैं अपने राजस्थान वाले, गुआवा, अमरूद, सिट्रस, ठीक है, ग्रेप्स, और जो आपका ये है लोकट है ना, वो एवरग्रीन के अंदर आता है, याद रखना। सब ट्रॉपिकल है बट एवरग्रीन फ्रूट्स के अंतर्गत ये आपके पास आएगा। तो ये हमने 2 क्लासिफिकेशन देख लिए। इसके अंदर थर्ड है एरिड एंड सेमी एरिड, जिसमें बेर, पोमोग्रेनेट, अनार, डेट पाम, करौंदा, लसोड़ा, बील, फालसा और आंवला है। 2 क्लासिफिकेशन देख लिए। अब तीसरा क्लासिफिकेशन देखते हैं पोलिनेशन के आधार पे, बेस्ड ऑन पोलिनेशन, यानी परागण। परागण के आधार पे, परागण के आधार पे 2 होंगे नॉर्मली बात करेंगे तो, एक तो सेल्फ जो खुद का परागण खुद में, एक क्रॉस, एक होता है ऑफ्टन क्रॉस, बहुधा पर परागण। बहुधा पर परागण नाम सुना होगा, स्व परागण, पर परागण और बहुधा पर परागण। तो स्व परागण किस किस में होता है? स्व परागण का मतलब होता है ये फ्रूट है या ये फल है, सॉरी ये फूल है या पौधा है, तो इसी के परागण इसी में, इसके पुष्प के जो पराग कण है वो मादा की वर्तिकाग्र पे चले गए, मतलब सेल्फ हो गया यहीं के यहीं। और किसी दूसरे पुष्प से या किसी दूसरे फूल से या किसी दूसरे पौधे से परागण आके इसको वो कर रहे हैं, पोलन कर रहे हैं, इसका पोलिनाइजेशन कर रहे हैं, तो वो क्या होगा? क्रॉस हो गया। और अगर खुद का खुद में भी हो रहा है और दूसरे का भी हो रहा है तो वो कहेगा ऑफ्टन क्रॉस पोलिनेट। ठीक है, क्योंकि मैंने ऑलरेडी समझाया हुआ है, ये 1 शॉट है तो ज़्यादा डीपली नहीं लूंगा, क्लास लंबी हो जाएगी। बात करते हैं सेल्फ पोलिनेशन वाले। सेल्फ पोलिनेशन कौन सा है? बनानों में, टोमेटो में और पोटैटो में। किसमें? बनाना, टोमेटो, पोटैटो और ग्रेप्स, 3 जो है वो है सेल्फ पोलिनेट। इसके बाद में देखते हैं क्रॉस पोलिनेट। क्रॉस पोलिनेट कौन से हैं? पपाया, पपीता 1/10 का अनुपात रखते हैं। ठीक है, डेट पाम, खजूर, खजूर में किसके द्वारा करते हैं? गंध के द्वारा और हाथ के द्वारा। फिर है पालक और पॉन्टेड गार्ड। फिर है ऑफ्टन क्रॉस पोलिनेटेड में ब्रांजल और ओकारा और चिल्ली। बैंगन जो आपका है सोलेनम मेलोंजेना जिसका नाम है, ओकारा भिंडी एस्पो उसके मास्कुलेंटम, चिल्ली आपका कैप्सिकम एनम। तीनों ही क्या है? ऑफ्टन क्रॉस। ऑफ्टन का क्रॉस मतलब होता है बहुधा पर परागित फसलें, जिसमें सेल्फ भी होता है और क्रॉस भी होता है, दोनों प्रकार के पाए जाते हैं। और हेटेरोस्टेलिटी है वो भी ब्रांजल में पाई जाती है। हेटेरोस्टेलिटी याद स्टार लगा के लिख देना, हेटेरोस्टेलिटी। डायरेक्ट पूछेगा, अभी इतना जानने की जरूरत नहीं है। फर्स्ट ईयर में व्हाट इज हेटेरोस्टेलिटी। तीन क्लासिफिकेशन मैंने बता दी है, बीज पत्र के आधार पे, सीड कोट के आधार पे, एक बीज पत्री, द्विबीज पत्री। उसके बाद में हमने पढ़ा पकने के आधार पे, क्लाइमेट्रिक, नॉन क्लाइमेट्रिक फॉर रिपेनिंग। उसके बाद में हमने पढ़ा क्लाइमेट के आधार पे, तो इसमें हमने पढ़ा 3, ट्रॉपिकल, सब ट्रॉपिकल और टेम्परेट, और नीचे सेमी एरिड वाले पढ़े हमने। उसके बाद में हमने पढ़ा पोलिनेशन के आधार पे 3 प्रकार के, क्रॉस, सेल्फ और ऑफ्टन क्रॉस। ठीक है, आगे देखते हैं भाई, आगे आ गया। ये आपके इतना मोस्ट मेरे को नहीं लग रहा, इतना नहीं पूछेगा। अब अपन आते हैं फ्रूट टाइप के आधार पे, फल प्रकार के आधार पे। ये चीज जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जो फ्रूट जो है और सीड है अलग अलग चीज है, फल और बीज। फल और बीज, अगर फल बन रहा है तो वो किससे बनेगा? मैच्योर ओवेरी से। जो अंडाशय है ना, परिपक्व अंडाशय क्या करता है? फलों का निर्माण करता है। किसका निर्माण करता है बेटा? फलों का। बहुत इंपॉर्टेंट है, 2 छोटी छोटी लाइनें हैं, पर मैं कह रहा हूँ इस क्लास की सबसे महत्वपूर्ण लाइनें हैं। दिख तो सही रहा है ना आवाज वगैरह? फ्रूट का निर्माण किससे होता है? मैच्योर्ड ओवेरी से होता है, मतलब अंडाशय से। और सीड का होता है ओव्यूल से, बीजांड से। जैसे कि हमने डेफिनेशन में भी कहा था कि पुष्प के परिपक्व बीजांड को, पुष्प के फ्लावर का जो मैच्योर ओव्यूल है उसको क्या कहेंगे? सीड। तो कभी पूछ ले कि सीड का निर्माण होता है, सीड फॉर्मेशन बाई, उसमें दे दे आपको ओवेरी, ओव्यूल, अंडाशय, बीजांड, वर्तिकाग्र, ये चीजें दे दे, तो उसमें क्या आएगा? सीड का अगर पूछा है तो बीजांड आएगा, ओव्यूल जिसको इंग्लिश में कहते हैं। और फल का पूछा है तो ओवेरी मतलब अंडाशय। अब बात करते हैं ट्रू फ्रूट्स क्या होते हैं, सत्य फल। एक और सुना होगा आपने, आभासी फल सेव को कहते हैं, आभासी फल या झूठा फल सेव को क्यों कहते हैं वो भी बताऊंगा। तो सत्य फल किसको कहेंगे अपन? ट्रू फ्रूट्स, जो फ्रूट डेवलप फ्रॉम ओवेरी, जो सिर्फ अंडाशय से ही परिपक्व हुए हैं या अंडाशय ही उनका फॉर्मेशन किया है, अंडाशय से ही उनका निर्माण हुआ है, उसको क्या बोलेंगे अपन? ट्रू फ्रूट्स बोलेंगे। और फॉल्स फ्रूट किसको बोलेंगे? जो ओवेरी के अलावा किसी और पार्ट से, मतलब अंडाशय के अलावा किसी पार्ट से। वैसे देखो फल जो बन रहा है ना, वो अगर सत्य फल बन रहा है तो वो अंडाशय से, ओवेरी से ही बनेगा।
अगर इससे नहीं बना तो उसको क्या कहेंगे, फॉल्स फ्रूट कहेंगे। जैसे कि एप्पल, पियर और पाइनएप्पल तीनों ही आभासी फल कहते हैं, झूठे फल कहते हैं, या फॉल्स फ्रूट इन्हें कहा जाता है। आगे देखते हैं, ये भी क्लासिफिकेशन है अभी फ्रूट टाइप के आधार पे पूरी हॉर्टिकल्चर। वैसे मैं ये क्लासिफिकेशन नहीं भी पढ़ाऊं तो भी आपको चलेगा, पर मैं चाहता हूं क्योंकि ये चीजें आगे भी पूछी जाती है तो इतनी मेहनत कर रहा हूं तो थोड़ी सी मेहनत करके आपको आगे भी पुश किया जा सके। वेट, फल प्रकार के आधार पे, अब इसमें समझाने की कुछ भी जरूरत नहीं है, आपको रटना ही पड़ेगा भाई पेपो क्या है और कौन से फल का है। तो मैं एक बार बता देता हूं, स्ट्रॉबेरी आप स्क्रीनशॉट ले लेना। सिंपल फ्रूट कौन से होते हैं, सिंपल फ्रूट में आएगा सरसिया बेरी, जगह जगह आपने नाम सुना होगा सरसिया बेरी। तो सरसिया बेरी जो फ्रूट टाइप है वो किस किस का होता है, ग्रेप, पपाया, सपोटा, एवोकाडो, डेट पाम, कीवी और बनाना। फिर आता है ब्लास्टुला, ब्लास्टुला होता है अनार का, अनार, पोमोग्रेनेटम, पूनी कैसी, पूनी कैसी इसकी फैमिली है। और क्या है, ए ना रे, मतलब रे आ रहा है, ईरान है, न आया ना सेकंड, न ईरान उत्पत्ति स्थल, ठीक है। फिर है हेस्पर्डियम, हेस्पर्डियम का मतलब होता है ढीली त्वचा वाले, ढीली त्वचा वाले, जैसे कि नींबू वर्गीय, छिलका देखा है मौसमी, नींबू वगैरह में, संतरा में, तो वो हेस्पर्डियम में आएंगे। फिर आता है एम्फीसार का, वेरी इंपॉर्टेंट, एम्फीसार का फल प्रकार किसका है, बील का है। पेपो है कुकुरबिटेसी, जितने भी हैं उनके सबका कुकुरबिटेसी का। पोमो है एप्पल का, पियर का और लोकट का। फिर है नट, नट किसका है, वॉलनट, पीनट, कैशू नट। पीनट मतलब मूंगफली, कैशूनट काजू, वॉलनट अखरोट, जिनके पीछे नट लगा हुआ है उनका फल प्रकार नट है। पर एक ऐसी चीज जिसका फल प्रकार नट है वो है लीची। बेटा याद रखना, लीची, लीची का फल प्रकार कौन सा है, नट है। और लीची के अंदर प्रोपोगेशन की विधियों में कौन सी विधि काम में आती है, एयर लेयरिंग, एयर लेयरिंग या चाइनीज दाब या मार्कोटेज लेयरिंग, राइट। आगे चलते हैं बेटा, उसके बाद में है ड्रूप, अस्टिलिया ड्रूप। तो ड्रूप किस किस का है, आम का है, बेर का है, जिनके अंदर गुठली आती है, मैंगो, बेर, करौंदा, फालसा और कॉफी, कोकोआ। उसके बाद में है कैप्सूल, कैप्सूल किसका है, आंवले का, भिंडी का और अफीम का। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आंवला, अम्बेलिका ऑफिसिनालिस, U4BAC, नाम याद रहेगा। ओकारा, भिंडी और अफीम, तीन चीज का फल प्रकार क्या है, कैप्सूल, CAPSULE, कैप्सूल। आगे चलते हैं मेरे बेटा, ये आपके काम का नहीं है, आपको नहीं पूछेगा, फिर भी मैं बता देता हूं एक बार। सोरोसिस जो है, सोरोसिस वो किससे है, पाइनएप्पल से। सोरोसिस पाइनएप्पल, और साइकोनस होता है एक, साइकोनस वो होता है अंजीर, क्या होता है, अंजीर से संबंधित है साइकोनस, और सोरोसिस पाइनएप्पल से, महत्वपूर्ण याद रखना। आगे चलते हैं, फिग जो है आपका, उसमें डबल सिग्मोइड कर्व पाया जाता है, ये आपके समझ में नहीं आएगा। अब आता है खाने वाले भाग के आधार पे वर्गीकरण, खाने वाले भाग के आधार पे। ये क्लास यहाँ पे थोड़ी सी बोरिंग लग रही है आपको, क्योंकि इसमें मैं भी क्या ही कर सकता हूँ, समझाने लायक चीजें कम है, रटने लायक चीजें ज्यादा हैं, याद आपको रखना पड़ेगा। समझने वाले टॉपिक्स आगे पूरे हैं, पर मैं क्लासिफिकेशन में कुछ छोड़ नहीं सकता। देखो बोरिंग है पर पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आता है मेरे प्यारे, ठीक है। खाने वाले भाग के आधार पर ये वेला मैंने पढ़ाया हुआ, पर मैं जल्दी जल्दी से रिवाइज करवा देता हूँ एक बार, ठीक है। मीजोकार्प और एंडोकार्प, मीजोकार्प प्लस एंडोकार्प, आंवला, बनाना और एप्रिकॉट, क्या खा रहे हैं, इडेबल पार्ट के आधार पे क्लासिफिकेशन अपन देख रहे हैं, ठीक है। फिर है मीजोकार्प, मीजोकार्प किस किस में खाते हैं, मैंगो में, पपाया में और सपोटा में। उसके बाद में मीजोकार्प प्लस एपिकार्प, मीजोकार्प और एंडोकार्प था, यहाँ पे मीजोकार्प और एपिकार्प है। अब मीजोकार्प किसे कहते हैं, एपिकार्प किसे कहते हैं, जो लेक्चर्स हैं वहां पे करवाया हुआ है, टेंशन नहीं, नोट है ना। तो ये किसका है, मीजोकार्प प्लस एपिकार्प, पीच, प्लम, करौंदा, फालसा। फिर आता है एंडोस्पर्म, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कोकोनट यानी कि कोकस न्यूसीफेरा, APAC, नारियल, नारियल में खाने योग्य भाग क्या है, एंडोस्पर्म, भ्रूण स्पर्म जो कहते हैं ना, इसका भ्रूण पोष, इसमें बहुत ज्यादा 3N होता है, बहुत ज्यादा एनर्जी होती है, तभी तो बुखार या डेंगू होती है तो अपने को डॉक्टर सजेस्ट करता है कि उसको नारियल पानी पिलाओ आप। तो नारियल पानी, और नारियल पानी वाला जो है वो किस में था, बीज पत्र के आधार पे मोनोकोट थे, कौन कौन थे, A, B, C, D और P, ये क्या थे, मोनोकोट थे, एक बीजपत्री। एरिका नट, सुपारी, बनाना, केला, C, कोकोनट, न्यूसीफेरा, D, डेट पाम, P, पाइनएप्पल। तो ये जो कोकोनट है आपका बेटा, कोकोनट में खाने योग्य इडेबल पार्ट है वो क्या है, एंडोस्पर्म है। उसके बाद में देखते हैं फ्लेशी रेसिप्स, ये किसके अंदर है भाई, फाइकस कैरिका, फिग के अंदर,
फिर है पेरिकार्प और थैलेमस अमरूद का, फिर है पेरिकार्प और प्लेसेंटा ग्रेप्स के अंदर, पेरिकार्प बाहर की छिलका और प्लेसेंटा अंदर, दोनों को खा जाते हैं अंगूर के अंदर। फ्लेसी थैलेमस है एप्पल में, पियर में। एप्पल को क्या बोलते हैं? फॉल्स फ्रूट, आभासी फल, राइट, क्योंकि ये किससे नहीं, ओव्यूल से तैयार नहीं होके किससे तैयार होता है? ओवेरी, सॉरी ओवेरी से नहीं तैयार होके अंडाशय से तैयार, अंडाशय से बनते हैं, उनको क्या बोलते हैं? सत्य फल, ठीक है। उसके बाद में है जूसी सीड कोट, बीज से भरे हुए या रस से भरे हुए बीज। जूसी सीड कोट किसमें? अनार में। अनार पोमोग्रेनेटम पुनिकेसी, अनार क्या है? बीज जो है उसका बीज चोल रस से भरा हुआ होता है, सबने खाया है अनार में। और अनार का एक और क्वेश्चन आता है, अनार की छाल में क्या पाया जाता है? टेनिन। क्या पाया जाता है बेटा? टेनिन। क्लासिफिकेशन में अब ज्यादा टाइम नहीं लगाएंगे। फिर है जूसी प्लेसेंटल हेयर, सिट्रस के अंदर आपने देखा है रेशे रेशे होते हैं जिनमें रस भरा होता है, अपन चूसते हैं, ठीक है। प्लेसेंटा होता है बील के अंदर, फ्लेसी एरिल होते हैं लीची के अंदर, ब्रेकार्ड एंड पेरियंथ होता है पाइनएप्पल में और जैक फ्रूट में। अब देखते हैं इनमें खुशबू जो आती है वो किसके कारण आती है? फूलों, अपने जो फ्रूट्स हैं उसमें खुशबू आती है अरोमा के कारण, एस्टर्स। अरोमा एस्टर्स होते हैं, उनके कारण खुशबू आती है। जैसे कोई अंगूर की पेटी लाता है या चीकू की पेटी लाता है, अपने को पता चल जाता है आ गया भाई माल आ गया, उठा दो है हवा में ही। तो बनाना में जो खुशबू आती है वो आइसोपेंटोनॉल के कारण आती है, ठीक है। आइसोपेंटोनॉल के कारण आती है पके हुए बनाने में। कच्चे बनाने में भी देखना कभी झुमके में भी खुशबू आती है, वो आती है हरे के अंदर, ओवर राइप के, है ना। ग्रेप्स की बात करते हैं तो नाइग्रीन एक एरोइड वो पाया जाता है, अरोमा या एस्टर, उसके कारण आती है। ऑरेंज में आती है वोलियंस के कारण आती है। लेमन के अंदर आती है सिट्रल आता है, उसके कारण आती है। स्ट्रॉबेरी का आपको नहीं पूछा गया। अब बात करते हैं एसिड के आधार पे फलों का वर्गीकरण, क्योंकि टॉपिक नंबर 2 था फ्रूट्स क्लासिफिकेशन, तो मैं जितना क्लासिफिकेशन आपको पढ़ा सकता हूँ सारे क्लासिफिकेशन पढ़ा रहा हूँ, है ना। तो सिट्रस एसिड, सिट्रस एसिड किस में पाया जाता है? मैंगो में, सिट्रस में, गुआवा में, पोमोग्रेनेट में, अनार में और पाइनएप्पल में, टोमेटो में सिट्रस पाया जाता है। बात करें मैलिक एसिड, मैलिक एसिड किस में पाया जाता है? केला, सेव, मेलन और प्लम, इसमें मैलिक एसिड। बात करते हैं टार्ट्रिक एसिड, तो टार्ट्रिक एसिड 3 चीज में पाया जाएगा, अंगूर में खट्टा, स्ट्रॉबेरी में और इमली के अंदर, तीनों में टार्ट्रिक एसिड पाया जाएगा। अब बात करते हैं क्या? सोइल एंड क्लाइमेट फॉर हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स, नेक्स्ट टॉपिक। क्लासिफिकेशन मैंने बहुत अच्छे से बताया, कोई भी स्किप नहीं करेगा। और इस क्लास पे मैं एम करता हूं 10,000 लाइक्स का, 10,000 शेयर्स का और 10,000 कमेंट्स का। इस क्लास पे ये एम करता हूं, तब अगली क्लास में आपको फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करवा रहा हूं। इतना सा तो बनता है, जितने बच्चे देख रहे हैं सारे कमेंट करेंगे, सारे शेयर करेंगे और सारे उसको लाइक करेंगे, ठीक है। अब देखो, मिट्टी और जलवायु दोनों ही प्रकृति के अंग हैं। मिट्टी मतलब सोइल एंड क्लाइमेट, दोनों ही अपना जो नेचर है उसके पार्ट है, जिनके बिना पौधे के अस्तित्व की कल्पना भी नहीं की जा सकती। विदाउट सोइल एंड विदाउट क्लाइमेट अपन सोच भी नहीं सकते कि कैसे अपन प्लांट को ग्रो कर सकते हैं, या उसका अस्तित्व भी कुछ हो सकता है या उग भी हो सकता है। जिस प्रकार मिट्टी पौधों को बढ़ाने के लिए सहायता प्रदान करती है, मिट्टी क्या होती है? सोइल, मैंने जो पढ़ाई है वहां पे बताया कि सोइल क्या है? एक अपक्षय पदार्थों से तैयार किया गया ऐसा फ्लोर या फर्श से ढकी हुई एक परत है, जिसको उचित मात्रा में जल और वायु और पोषण मिल जाए तो पौधों को उगने के लिए मीडियम देता है, माध्यम देता है, उनको सहारा देता है उगने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे एक लाइन आई है, जिस प्रकार मिट्टी पौधों को बढ़ने के लिए सहायता प्रदान करती है, उसी प्रकार जलवायु उन्हें बढ़ने के लिए अनुकूल परिस्थितियां प्रदान करती है। इसलिए यह कहा जाता है कि पौधों को केवल 2 ही चीजों की आवश्यकता है, सोइल और क्लाइमेट। अब बात करते हैं सोइल कैसी चाहिए अपने पौधों के लिए। पृथ्वी की ऊपरी सतह मोटे, मध्यम तथा सूक्ष्म कार्बनिक अथवा अकार्बनिक मिश्रित कणों हैं जो पौधों की वृद्धि में सहायक होते हैं, मिट्टी कहलाती है। इसका निर्माण चट्टानों के अपक्षय से होता है, जिसमें क्वार्ट्ज, फेल्सपार, माइका आदि पाए जाते हैं। तो मिट्टी का जो तापमान है 4 डिग्री सेल्सियस से कम ज्यादा ना हो, इस पर ठीक रहता है, विनाइट्रीकरण की क्रिया नहीं होती है, ठीक है। उसके अलावा है ज्यादा गहराई में मृदा की जो परत है 2 सेंटीमीटर, वो ज्यादा कठोर ना हो, क्योंकि कठोर रहेगी हॉर्टिकल्चर क्रॉप से आगे जड़ों का विकास नहीं हो पाएगा। उचित उसमें क्या हो? पोरोसिटी हो, मतलब रंध्रावकाश उचित होना चाहिए। रंध्रावकाश उचित रहेगा तो उसकी जो केमिकल कंडीशंस है
ठीक है। केमिकल कंडीशंस को अपन कह सकते हैं, रासायनिक जो है स्थिति है वो ठीक रहेगी, जैविक बायोलॉजिकल जो है वो भी अच्छी रहेगी, और फिजिकल भौतिक दशा जो है वो भी ठीक रहेगी मृदा की तीनों दशाएं हैं, रासायनिक दशाएं, जैविक दशाएं और भौतिक दशाएं हैं, तीनों सही होनी चाहिए। भौतिक दशाओं में क्या आएगा, आपके जो डेंसिटी वगैरह है वो आएगी, बुल्क डेंसिटी, पार्टिकल डेंसिटी, पटवास लगाना, या आपका जो कह सकते हैं अपन किसे टिलेज, वो आएगा भौतिक अवस्था में, मतलब क्लेज का मतलब अच्छी खासी तैयार की हुई होनी चाहिए। सेकेंडरी है बायोलॉजिकल, उसकी कंडीशंस अच्छी होनी चाहिए, उसमें सूक्ष्म जीव अच्छे होने चाहिए। सूक्ष्म जीव अच्छे कब होंगे, जब उसमें कार्बनिक पदार्थ अच्छा रहेगा, और कार्बनिक पदार्थ अच्छा कब रहेगा, जब अच्छा टिलेज होएगा, अच्छी उसमें पोरोसिटी होएगी, तब जाके होएगा, तभी तो उसमें जीवाणु वगैरह सही पाए जाएंगे जीवांश, और जब जीवाणु वगैरह जीवांश में सही है तो केमिकल कंडीशन ऑटोमेटिकली बेटर हो गई। तो ये हो गया अपना हॉर्टिकल। और बात करें जलवायु की, तो टेम्परेचर मैंने पहले ही बता दिया, 3 प्रकार का बताया मैंने, सब ट्रॉपिकल, टेम्परेट और ट्रॉपिकल और सेमी एरिड। तो वो हो गया जलवायु का क्लासिफिकेशन, वहां से आप देख लेना। नेक्स्ट बात करते हैं नर्सरी, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है नर्सरी। इसके बाद आता है अपना बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक नर्सरी, बोले तो पौधशाला। नर्सरी और पौधशाला शब्द से समझ में आ रहा है, पौध मतलब छोटे पौधे जो हैं, और शाला मतलब जैसे विद्यालय, पाठशाला छोटे बच्चों की होती है, उनकी देखरेख की जाती है, उनको सिखाया जाता है, वैसे इसमें नर्सरी क्या है, देखो वह स्थान है जहां पर पौधे उगाए जाते हैं और अन्यत्र लगाए जाने योग्य आकार प्राप्त करने में उनकी विशेष देखभाल की जाती है। पौधशाला कई प्रकार की हो सकती है, जिसमें कुछ पौधशालाओं से सामान्य जनता पौधे खरीद सकती है। एक नर्सरी वो होती है जिससे अपन प्लांट्स खरीद के लाते हैं, ग्राफ्टिंग किए हुए, बडिंग किए हुए प्लांट्स खरीद के लाते हैं, फ्रूट्स के, ठीक है, ऑर्नामेंटल प्लांट्स अपन खरीद के लाते हैं, सजावटी पौधे जो है अपन खरीद के लाते हैं एक नर्सरी। पहली बात तो नर्सरी क्या है, तो मेरी भाषा में बात करता हूं मैं, लैंग्वेज को और बुक वाली को थोड़ा साइड करके, कि नर्सरी एक वह छोटा स्थान है, सीमित स्थान है, जहां पे जो छोटे प्लांट्स है ना, उनको ग्रो किया जाता है, उनको जर्मिनेट किया जाता है, उनको अंकुरित किया जाता है, उनकी देखभाल की जाती है, और जो विशेष परिस्थितियां हैं कि सर्दी, गर्मी, कीट रोगों से सुरक्षा, ढकना, पाला, लू, उन सब से उस छोटे स्थान पे उनकी देखभाल करके सुरक्षा की जाती है, और उसको इतना योग्य, इतना आकार दिया जाता है, इतना बड़ा बनाया जाता है कि उसको मेन फील्ड में अपन प्लांटिंग कर सके, पौधरोपण जिसको कहते हैं प्लांटिंग, वो कर सके। तो प्लांटिंग से पहले की जो क्रिया है वो छोटा सा स्थान होता है नर्सरी, और यहाँ पे लगाना क्यों महत्वपूर्ण है, आपको पता है जो छोटा प्लांट होता है उसको ज्यादा देखभाल की, ज्यादा विशेष जो परिस्थितियां हैं उनकी आवश्यकता होती है। जैसे मैंने नर्सरी लगाई इतनी जगह में, ठीक है, किसी भी फसल की, किसी भी मैंने फ्रूट की, लाइक किसी भी वेजिटेबल की, मैंने मिर्ची की नर्सरी लगाई। अब यहाँ पे छोटे छोटे प्लांट्स है, पपीता की नर्सरी लगाई, पाला ज्यादा गिर रहा है तो मैं इनको ढक दूंगा। भाई मेन फील्ड में जाने के बाद तो ये खुद सहन कर लेंगे परिस्थितियां, विषम परिस्थितियां जो आएगी उनको खुद सहन कर लेंगे। पर अगर मैं बात करूं छोटी स्थिति में, तो जो प्रतिकूल परिस्थितियां जो आएगी उनको ये सहन नहीं कर पाएंगे, नष्ट हो जाएंगे। उससे बचाने के लिए क्या है, यहाँ पे देखो उगाए जाते हैं, अन्यत्र कहीं लगाने के लिए उनकी विशेष देखरेख की जाती है, विशेष स्पेशली उनका ध्यान दिया जाता है। तो यहाँ पे जैसे पाला ज्यादा हो रहा तो मैं ढक दूंगा, पर यही पौधे मेरे 100 पौधे खेत में मैंने अलग अलग जगह लगा रखे हैं, तो इतनी जगह को ढक पाना इम्पॉसिबल है, सही से नहीं कर पाऊंगा। कोई छोटा मोटा रोग आ गया, मेरे को इंसेक्टिसाइड या कोई भी स्प्रे करना है तो मैं इन पे झट से स्प्रे कर सकता हूँ। जैसे नर्सरी का सबसे मुख्य रोग है कवक से होता है, पीथियम स्पीसीज से डंपिंग ऑफ, बोले तो आर्द्र गलन रोग। तो पूरे खेत में फैल गया तो कैसे नियंत्रण करूंगा, वहां के वहां तो मैं कर सकता हूं कैसे भी। तो विशेष एक स्थान होता है, छोटा स्थान होता है, जहां पे जैसी पौधे को जरूरत है, जैसी उसको नीड है, जैसा उसको फेवरेबल एनवायरनमेंट चाहिए, टेम्परेचर चाहिए, सोइल चाहिए, जो स्पेशली उसको स्प्रेस चाहिए या जो भी उसको न्यूट्रिएंट्स चाहिए वो उसको दिए जाते हैं। और कब तक दिए जाते हैं, जब तक उसको मेन फील्ड में अपन स्थानांतरित नहीं कर दे तब तक दिए जाते हैं। नर्सरी 2 प्रकार की होती है, स्थायी नर्सरी और अस्थायी नर्सरी, परमानेंट और टेम्परेरी। परमानेंट जो नर्सरियां होती है वो लॉन्ग टाइम के लिए होती है, लाइक अपने जो फ्रूट्स वाली क्रॉप्स हैं जैसे आम की हो गई, तो उनको लंबे टाइम तक नर्सरी में रखना पड़ता है। और जो टेम्परेरी नर्सरी होती है वो छोटी, जैसे मेरे को करनी है मिर्ची की या टमाटर की पौध तैयार करनी है, तो मैंने कहीं पे भी एक अच्छा स्थान देखा छोटा, जहाँ पे मैं उसकी सारी जो नीड है, रिक्वायरमेंट है, वो पूरी कर सकता हूँ। उस छोटे स्थान पे मैंने जो भी पोषक तत्व थे, खाद उर्वरक थे, छाया थी, सारी व्यवस्था की मैंने, पानी वगैरह की, और वहां पे मैंने लगा लिया कुछ टाइम के लिए, क्योंकि कुछ 2 महीने, इतने वीक, उसमें मेरी पौध तैयार हो गई, तो उसको बोलेंगे टेम्परेरी नर्सरी। और एक होती है परमानेंट नर्सरी, ठीक है। एक होती है पब्लिक नर्सरी। तो पब्लिक नर्सरी वो होती है, जैसे आपने देखा होगा रोड के बगल में दिखेगी आपको श्री श्याम नर्सरी, महादेव नर्सरी, ठीक है।
तो वहाँ से अपन पौधे खरीद सकते हैं, ग्राफ्टिंग किए हुए पौधे, बडिंग किए हुए पौधे, हाइब्रिड पौधे, उसमें आपको फ्रूट्स के भी मिल जाएंगे, आपको उसमें सब्जियों के पौधे भी मिल जाएंगे, और आपको उसमें जो सजावटी पौधे बालकोनी में रखने के लिए जो लताएं, बेल आती है, फूल आते हैं, वो भी आपको मिल जाएंगे। तो ये तो हो गई बात नर्सरी की। अब देखो आगे चलते हैं बेटा, ये नर्सरी देखो। अब इसमें ये अलग अलग सेक्शन बनाए हुए हैं, जैसे ये सेक्शन बना दिया, इसमें टमाटर की कोई किस्म लगा दी, इसकी पौध हो रही है, ये देखो कैरेट्स के अंदर। फिर ये हो गई, ये लाइन एक हो गई, ये लाइन एक हो गई, और एक ही फव्वारा सारे छोटे छोटे पौधों को इतनी दूर में पानी दे रहा है, राइट। अब इतने सारे पौधे अगर डायरेक्ट में मेन फील्ड में लगाता तो इनको इतना जल्दी और इतना अच्छा ध्यान रखना और पानी देना संभव नहीं था, इसलिए नर्सरी उस छोटे स्थान को कहते हैं अपन, ठीक है। अब आता है भाई नर्सरी के बाद में कंपोनेंट, एक चीज रह गई नर्सरी वाले में। नर्सरी क्यारी के आधार पर 3 प्रकार की होती है। उठी हुई क्यारी विधि, एक होती है समतल जिसको बोलते हैं फ्लैट बेड, समतल क्यारी विधि, एक होती है धसी हुई, अंदर धसी हुई, ठीक है। तो उठी हुई क्यारी विधियां जो है वो कहाँ पे बनाई जाती है, ये 10 से 15 सेंटीमीटर ऊंची होती है, किससे, सरफेस से, धरातल से। जिन क्षेत्रों में जो नीचे है पानी भरने की अधिकता रहती है, पानी भर जाता है, और पानी भरेगा तो डंपिंग ऑफ हो जाएगा। आर्द्रगलन डंपिंग ऑफ किससे होता है, कवक से। कवक से किससे, कौन सा कवक है, पीथियम स्पीसीज से। तो वहां पे उठी हुई क्यारियां बनाते हैं। फिर आती है समतल फ्लैट बेड। फ्लैट बेड कहाँ पे बनाएंगे, नॉर्मल इलाकों में फ्लैट बेड अपन बना सकते हैं। फिर आता है धसी हुई क्यारी, 10 से 15 सेंटीमीटर गहरी बनाएंगे सतह से भी। ये जैसे सतह है, थोड़ा खड्डा खोद के यहाँ पे पौधे लगाऊंगा, जिससे कि लू वगैरह है, आपकी सर्दियां है या पानी की कमी है, तो ऊपर रहेगा पौधा तो ज्यादा वाष्पोत्सर्जन करके नुकसान करेगा, अंदर रहेगा तो कम करेगा, पाला भी कम लगेगा, लू भी कम लगेगी, तो वो उनसे बचाव के लिए करते हैं। 3 प्रकार की हो गई। कंपोनेंट्स ऑफ नर्सरी की बात करें तो कंपोनेंट्स ऑफ नर्सरी है, इसके लिए क्या क्या चीजें ध्यान रखते हैं। सबसे पहले होता है सिलेक्शन ऑफ साइट। सिलेक्शन ऑफ साइट मतलब स्थान का चुनाव। ऐसे स्थान का चुनाव करें जहां पे अच्छी वाटर मैनेजमेंट हो, इरिगेशन के लिए पानी की हमेशा व्यवस्था हो, लाइट की हमेशा व्यवस्था हो, आने जाने की व्यवस्था हो, ठीक है। परिवहन जिसको बोलते हैं ट्रांसपोर्टेशन है, उसकी व्यवस्था उसमें होनी चाहिए। प्लस जो वहाँ की सोइल है वो क्या होनी चाहिए, निर्जमीकृत की हुई, सोलराइजेशन, निर्जमीकरण, उसमें कोई भी जीवाणु नहीं होना चाहिए। अब निर्जमीकरण कैसे करते हैं आपको पता है, बताया हुआ है, 2% वाला है ना। या फिर करते हैं सोलर हीट ट्रीटमेंट, गर्म उसको उथेल के छोड़ दिया जाता है ताकि धूप से उसके जो बैक्टीरिया है, जो जीवाणु हानिकारक, वो मर जाते हैं, पिछले रोगों के जो पैथोजेंस है वो मर जाते हैं नर्सरी में। तो अच्छी फर्टिलिटी वाली होनी चाहिए, उर्वर मृदाएं होनी चाहिए, प्लस अच्छी उत्पादकता वाली होनी चाहिए, अच्छी उनमें पोरोसिटी, उनकी जो बायोलॉजिकल कंडीशन है वो अच्छी होनी चाहिए, अच्छी उनमें क्या वाटर कैपेसिटी होनी चाहिए, जल धारण क्षमता अच्छी होनी चाहिए, है ना। तो ये सारे उसकी मृदा के गुण हो गए। और वहाँ पे छाया होनी चाहिए, आसपास कोई भी फैक्ट्री नहीं होनी चाहिए, कोई भी कीट या रोग नहीं होना चाहिए, ठीक है। ऐसी जगह का चुनाव अपन करते हैं। तो नर्सरी वाला टॉपिक खत्म। अब आता है भाई प्रोपोगेशन, प्रजनन, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और यहाँ तक जिसने क्लास देख ली समझ लो हमने 50% कोर्स कर लिया है, अब 50% कोर्स आगे है, ठीक है। प्रजनन या प्रोपोगेशन, प्रजनन क्या होता है, मल्टीप्लिकेशन, आपने सुना मल्टीप्लिकेशन, सतत वृद्धि, कोई भी एक पौधा है उससे समान हूबहू उसका मल्टीप्लिकेशन कर देना, बहुत सारे पौधे तैयार कर देना, वो क्या कहलाता है, प्रजनन कहलाता है, राइट। प्रजनन किसको कहूंगा, एक पौधे से उसके समान हुबहू पौधे बहुत सारे मैंने सतत वृद्धि उसमें कर दी, मल्टीप्लिकेशन ग्रोथ उसमें कर दी, नंबर्स ऑफ प्लांट्स मैंने बढ़ा दिए, हुबहू पौधे, उसको मैं क्या कहूंगा, प्रोपोगेशन कहूंगा। अब देखो प्रोपोगेशन जो है मेनली 2 प्रकार का होता है, सेक्सुअल यानी कि लैंगिक, और एसेक्सुअल मतलब अलैंगिक। अब इस चीज को समझना यहाँ पे ही है, समझने का सारा गेम इधर ही है, फिर आगे डीपली में पढ़ेंगे, है ना। जो सेक्सुअल है, लैंगिक प्रवर्धन, इसको कहते हैं बाय सीड, सीड के द्वारा ही होएगा। सीड के द्वारा कैसे होगा, इसमें नर फूल बनेंगे, मेल एंड फीमेल जो है मादा, नर और मादा, मेल एंड फीमेल पार्ट बनेगा, वत्रिकाग्र इसमें बनेगा, पोलिनाइजेशन की क्रिया इसमें होएगी, है ना, सारी चीजें होगी, नर परागण जाएंगे, मादा के वत्रिकाग्र पे गिरेंगे, सलियन होएगा, आगे फिर चीजें होएगी। तो इसमें नर और मादा दोनों की जरूरत पड़ रही है, मतलब सेक्सुअल प्रोपोगेशन है ये, राइट। इसको अपन क्या कह सकते हैं, लैंगिक प्रोपोगेशन या सेक्सुअल प्रोपोगेशन कहते हैं। और ये इसका एक ही मेथड है, कौन सा, बीज के द्वारा, बाय सीड। ये यहाँ पे ही खत्म। अब इसके लाभ हानि तो मैं बताऊंगा किस किस में होता है। दूसरा, मैं कैसे तैयार कर सकता हूँ पौधा, एग्रीकल्चर में हमने पढ़ा है कि बीज किसे कहेंगे एग्रीकल्चर के अंदर, कि पौधे का कोई सा भी भाग
प्लांट की बॉडी का कोई सा भी पार्ट, लाइक वो हो सकता है आपका रूट, शूट, फ्लावर, फ्रूट, स्टेम, ब्रांच, कुछ भी हो सकता है, लीफ, पौधे के किसी भी शारीरिक भाग से, जड़, तना, पत्ती से नया पौधा तैयार करते हैं उसको बीज कहते हैं। और जब उसके किसी भी भाग से, बॉडी पार्ट से कर रहे हैं तो उसको क्या कहेंगे, अलैंगिक, या फिर कहेंगे एसेक्सुअल, या फिर उसको कहेंगे वेजिटेटिव, या उसको कहेंगे वानस्पतिक प्रवर्धन, या फिर उसको कहेंगे कायिक प्रवर्धन। ये इसके नाम है। अलैंगिक वाला जो है ना, उसके इतने सारे नाम है। किसका इसके बहुत सारे नाम है। एसेक्सुअल प्रोपोगेशन, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन, अलैंगिक प्रोपोगेशन, कायिक प्रवर्धन, वानस्पतिक प्रवर्धन, इतने सारे नाम है अलैंगिक के। अलैंगिक समझ गए ना इसमें नर की जरूरत ना मादा की जरूरत। स्पेशली एक ही प्लांट से कोई भी जड़, तना, पत्ती भाग लेके मैंने नया पौधा तैयार कर दिया। और प्रोपोगेशन किसको पढ़ क्या रहे हैं, प्लांट्स ऑफ प्रोपोगेशन मेथड्स। तो दो बताएं, सीड द्वारा और वेजिटेटिव। वेजिटेटिव का मतलब ये होता है एनी बॉडी पार्ट, कायिक भाग जो है उससे। और अपन पढ़ क्या रहे हैं, करना क्या है, किसी भी बॉडी भाग से क्या करना है, नया पौधा तैयार करना। और नया पौधा तैयार कर रहे हैं उसी को तो प्रोपोगेशन कह रहे हैं, राइट। आगे देखते हैं अलैंगिक प्रवर्धन, है ना। तो अब इसमें तो मैंने एक चीज बता दी कि लैंगिक प्रवर्धन जो है वो सिर्फ बीज के द्वारा होता है। अब इसमें अपन देख लेते हैं किस किस में होता है। आपका करौंदा है, उसको आप वेजिटेटिव प्रोपोगेशन नहीं कर सकते हो, नींबू में नहीं कर सकते हो, फालसा में, पपीता में। पपीता में कभी भी आप ये लेयरिंग, बेडिंग, ग्राफ्टिंग या वेजिटेटिव नहीं कर सकते हो। ओनली सीड के द्वारा ही पपीता आप बना सकते हो नया। मैंगोस्टीन और जामुन। अब बात करते हैं इसके नुकसान क्या क्या है। वेजिटेटिव तो कर रहे हैं, सॉरी एसेक्सुअल जो कर रहे हैं, पर सेक्सुअल लैंगिक, उसके नुकसान क्या क्या हो सकते हैं, फायदे क्या क्या हो सकते हैं। इसके फायदे क्या है, नई किस्म अपन बना सकते हैं, विभिन्नताएं इसमें ला सकते हैं। एक सबसे महत्वपूर्ण जो चीज है, ट्रू टू टाइप। ट्रू टू टाइप ये क्या होता है, ट्रू टू टाइप का मतलब है जैसे के जैसा, है ना, सत्य पौधा। जैसे कोई अमरूद है, ये अमरूद का पौधा है और मैंने इसका किया क्या, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन, मतलब अलैंगिक, एसेक्सुअल या वेजिटेटिव मैंने प्रोपोगेशन किया। और इसमें क्या हुआ, इसके तहत मैंने इसके बॉडी का कोई पार्ट लिया और उससे सेम पौधा बना दिया। तो जो मैंने बॉडी का पार्ट लिया उससे सेम पौधा बनाया, वो अपने सेम जनक के समान ही तो बनेगा। भाई आपके पापा हैं, उनके शरीर का कोई एक हिस्सा काट के दूसरा आप बना दो तो वो सेम पापा के समान बनेगा। पर जब मम्मी और पापा मिलकर संतति उत्पन्न कर रहे हैं तो हो सकता है उसमें विभिन्नताएं आ जाए। तो ये बात है, जो ट्रू टू टाइप पौधे बनते हैं वो किस में बनते हैं, सिर्फ अलैंगिक में बनेंगे। बहुत महत्वपूर्ण है कि ट्रू टू टाइप जो बनता है वो किस में बनता है, सेक्सुअल या एसेक्सुअल। तो वो बनेगा बेटा एसेक्सुअल प्रोपोगेशन, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन, वानस्पतिक प्रवर्धन या कायिक प्रवर्धन। इसके अंदर जो है वो बनेगा ट्रू टू टाइप। इसके अंदर ट्रू टू टाइप नहीं बनेगा। पर इसमें नई किस्म तैयार करना थोड़ी दिक्कत रहती है। इसमें नई किस्म तैयार आसानी से कर सकते हैं क्योंकि नर और मादा दोनों अपने पास है। इसमें जो वेरिएशन है, विभिन्नताएं हैं, वो इसमें अपन ला सकते हैं, हेरिडिटी इसमें अपन ला सकते हैं। इधर ये चीजें नहीं ला सकते क्योंकि समान बनेगा पौधा, उसके हिस्से से ही तो बन रहा है तो समान बनेगा। ठीक है, इधर सीड है और इधर कितने हैं वो बताता हूं मैं। इधर देखो अलैंगिक जो है ना उसके क्या क्या मेथड्स है। पहला है इसके अंदर कलम या कटिंग, दूसरा है ग्राफ्टिंग, तीसरा है बडिंग, चौथा है लेयरिंग। चार तो मेन यही हो गए, चार तो यही हो गए। उधर तो एक ही था बाय सीड द्वारा, इधर अलैंगिक के चार है। अब कटिंग के अंदर भी देखो तना कलम, अर्ध परिपक्व, कोमल, इनको बताऊंगा मैं, हार्डवुड, सेमी हार्डवुड और सॉफ्टवुड। इसमें फिर ग्राफ्टिंग के टाइप्स देखो, वीनियर ग्राफ्टिंग, टंग ग्राफ्टिंग, एपिकोटाइल ग्राफ्टिंग। बडिंग के देखो टी बडिंग, पैच बडिंग, रिंग बडिंग। और लेयरिंग के देखो स्टूलिंग, एड लेयरिंग और टिप लेयरिंग। तो अब ये इनको डीपली पढ़ लेते हैं। इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लो ताकि आपको समझ में आ जाए बेटा। हम इसमें उदाहरण भी लिखे हुए हैं, ये यहां से इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। प्यारा सा स्क्रीनशॉट आप ले लो, है ना। अब मैं आगे शुरू करूं। ये आ गया अपन प्रोपोगेशन पे वापस से, जो अपने हैंड राइटिंग नोट्स हैं, बेसिक टू एडवांस। थोड़ा सा राइटिंग समझने में हो सकता है दिक्कत आए, पर समझना पड़ेगा। समझना क्या करना पड़ेगा, दोबारा से वही चीजें। प्रोपोगेशन मेनली टू टाइप, सेक्सुअल मतलब बाय सीड, वेजिटेटिव लाइक अलैंगिक जिसमें
नर और मादा की जरूरत नहीं है किसी भी एक बॉडी पार्ट से। और एक चीज बताना भूल गया, ये कोई पौधा है, इसके किसी भी बॉडी पार्ट से नया पौधा अपन बना रहे हैं तो वेजिटेटिव हो गया। पर इस पार्ट, जैसे मैंने एक पार्ट लिया, इस पार्ट से नया पौधा सेम बन रहा है तो उसमें एक क्षमता पाई जाती है, इसको बोलते हैं टोटीपोटेंसी। टोटीपोटेंसी। और फादर ऑफ टोटीपोटेंसी कौन है? हेबरलैंड। हेबरलैंड कौन है? टोटीपोटेंसी का जनक है। व्हाट इज टोटीपोटेंसी? पौधे के किसी भी भाग से या कोशिका से सेम हूबहू नया जीव का निर्माण होता है। जो क्षमता पाई जाती है उस कोशिका के अंदर अपने समान नया जीव उत्पन्न करने की, उसको क्या कहते हैं? टोटीपोटेंसी कहते हैं। ये बायोलॉजी में ज्यादा एक्टिव होती है टर्म। आगे देखते हैं बेटा। बहुत प्यार से मैंने शॉर्ट में समझा रहा हूं मैं आपको, चीजें समझ में नहीं आ रही है तो आ जाएगी। सेक्सुअल बायसीड, वेजिटेटिव ट्रू टू टाइप होंगे। कब करेंगे? जून जुलाई में मोस्टली इनको लेते हैं। इसके मैंने 6 बता देता हूँ। पहला है टिश्यू, कलम लगाना या कटिंग लगाना। दूसरा है लेयरिंग या दवा। तीसरा है ग्राफ्टिंग। चौथा है बडिंग या चश्मा चढ़ाना। पांचवा है डिवीजन और छठवा है टिश्यू कल्चर। टिश्यू कल्चर को माइक्रो प्रोपोगेशन भी कहते हैं, आधुनिक या मॉडिफाइड प्रोपोगेशन भी कहते हैं। इसमें क्या होता है, पहले इसको खत्म करते हैं। इसमें क्या होता है, आपके जो वायरस मुक्त पौधे तैयार करते हैं ना, वायरस फ्री। मेरिस्टेम कल्चर नाम सुना होगा, शीर्ष विभज्योतिकी है। वायरस फ्री, एक रोग ग्रसित पादप है उससे वायरस फ्री करेंगे, शीर्ष मेरिस्टेम कल्चर करेंगे, या उसमें टिश्यू कल्चर करेंगे। टिश्यू कल्चर क्या होता है? ये कोई पूरा प्लांट है, इसका थोड़ा सा जनन द्रव्य या जीव द्रव्य हमने लिया 1 बूंद, और उससे इन लेबोरेटरी जो कंडीशंस हैं उनके अंदर नया जीव तैयार कर दिया। उसको बोलते हैं अपन क्या? सूक्ष्म कल्चर या टिश्यू कल्चर। अब मेरे को एक चीज बताओ, ये कोई प्लांट था, कोई जीव था, इसका इतना सा सूक्ष्म मैंने वो लिया और इससे नया बना दिया। नर और मादा तो काम नहीं आए ना, सेक्सुअल तो नहीं हो सकता ना, क्या बनेगा? एसेक्सुअल या वेजिटेटिव। और क्या बनेगा? इसमें से निकाल के बनाया तो सेम इसके जैसा, तो इसको मैं क्या कह सकता हूं? ट्रू टू टाइप। डन। तो ये यहीं पे खत्म। नई विधि है, तकनीकी विधि है, प्रयोगशालाओं में काम में ली जाती है। अब इन चीजों को पढ़ते हैं अपन। आ जाओ बेटा। कलम या कटिंग क्या होता है? किसी पौधे से एक साल से 6 महीने से 1 साल पुरानी शाखा लेते हैं, उसको करते हैं। तो ये 3 प्रकार की होती है, रूट कटिंग, लीफ कटिंग और स्टेम कटिंग। पहली होती है रूट कटिंग, किसी की जड़ लेके, है ना। तो जो जड़ लेते हैं वो किस किस में ले सकते हैं? सिट्रस में, एप्पल में और पियर में। इनको डीपली मैंने पढ़ाया हुआ है, यहाँ पे रिवाइज क्लास अपनी। लीफ जो कटिंग लेते हैं वो होते हैं ब्रायोफिलम। बोगेनविलिया का नाम सुना? ब्रायोफिलम, पत्थर चट्टा, ब्रायोफिलम। ये क्या होता है? एक ऐसा पौधा होता है जिसकी पत्ती मांसल होती है, थोड़ी मोटी होती है, और जैसे वो नीचे गिरती है उस पर ऐसे कलिकाएं पाई जाती है। जैसे वो नीचे गिरेगी पृथ्वी पे, धरती पे, सरफेस पे, तो नमी के संपर्क में आएगी और इनकी जो कलिकाएं ये फूट के यहीं से इसमें जर्मिनेट होकर नया पौधा बन जाएगा। ये एकमात्र ऐसा पौधा है जिसकी पत्ती से ही नया पौधा विकसित कर सकते हैं। बहुत ईजी इसका प्रोपोगेशन है, ठीक है। फिर आता है स्टेम कटिंग, तने में से काटना है। और फिर तो तना कटिंग है वो 3 प्रकार की होती है। हार्डवुड कटिंग, कठोर तना कलम। 1 से 1.5 वर्ष पुरानी शाखा लेते हैं, 20 से 25 सेंटीमीटर। अब इसमें कलम में पूछने वाली चीजें देखो, कलम की जो लंबाई लेते हैं 20 से 25 सेंटीमीटर। एग्जिट बात करें 22.5 सेंटीमीटर। उम्र लेते हैं उसकी 1 से 1.5 वर्ष। एग्जिट बात करें 12 महीने या 1 वर्ष। लंबाई 22.5, उम्र 1 वर्ष। और मोटाई पेंसिल के आकार की, लाइक ये पेंसिल है, इसके आकार की, पेंसिल के आकार की कलम लेंगे। अब हो सकता है वो जड़ कलम हो या तना कलम हो, क्योंकि पत्ती कलम में तो ये सीन होगा ही नहीं। लीफ कटिंग में तो हो सकता है रूट कटिंग हो या आपकी स्टेम कटिंग हो। कितनी लेंगे? 22.5 सेंटीमीटर। 22.5 सेंटीमीटर की लेंगे, 1 साल पुरानी लेंगे और पेंसिल के आकार की लेंगे। आगे देखते हैं आप, कहा गया? हाँ, 45 डिग्री के कोण पे लगाते हैं कलम को। जो हमेशा कितने पे लगाते हैं? 45 डिग्री का। अब ये जो कोण है देखो, ये जो कोण है ये कितने का हो गया? एल बन गया, मतलब 90 डिग्री का हो गया। 90 डिग्री का कोण हो गया। 45 का कौन सा होगा? इसका आधा, यहां से। तो कलम ले ली मैंने 22.5 की, 1 साल पुरानी, पेंसिल के आकार की। इसको ऐसे सीधा एल नहीं लगा सकता मैं, इसको ऐसे लगाऊंगा। ये सरफेस ऐसे 45 डिग्री के कोण पे लगाऊंगा। 45 डिग्री के कोण पे लगाएं। IBA जो है 2000 से 5000, कुछ जगह इसमें 1500 से 2000 भी लिखा हुआ है। IBA, एंडोल ब्यूटेरिक एसिड। जब अपन प्लांट रेगुलेटर्स पढ़ेंगे वहां पे पढ़ेंगे। IBA क्या है? जड़ें निकालने के लिए है। और IBA बाजार में किस नाम से मिलेगा? रूटेक्स, रैपिड रूटेक्स के नाम से मिलेगा या रैपिड रूट के नाम से मिलेगा। वो लाएंगे, उसके घोल में लगाएंगे ताकि जड़ें जल्दी निकल सकें।
सेराडेक्स, रूटेक्स या रैपिड रूट के नाम से मिल रहा है। और इसका 2/3 भाग, ये जो कलम ली 22.5 सेमी की, उसका लगभग 2/3 भाग हमने को मर्दा में दबाना है, 45 डिग्री के कोण पे लगाना है। और कटिंग सामान्यतः 1 से 1.5 वर्ष की उम्र में की जाती है। अब कलम के प्रकार हम मैं बता रहा था आपको, किधर गया, हाँ वेट, ये देखो, आ जाओ इधर, ये आ गया कलम। कटिंग में मैं आ गया सबसे पहले तना, यहाँ पे देखो स्टेम कटिंग, तना या स्टेम। इसमें पहला है हार्डवुड कटिंग, हार्ड तना लेंगे अनार में, अंगूर में और अंजीर में, पोमोग्रेनेट, ग्रेप्स और अंजीर। फिर आ गया सेमी हार्डवुड, थोड़ा सा मध्यम कटोर ले सकते हैं, 6 महीने तक की चलेगी, मैंगो, गुआवा और आपका अनोला, आंवला। थर्ड हो गया सॉफ्टवुड किसमें लेंगे, काजू, गुलाब वगैरह में। गुलाब की देखा टहनी तोड़ लाते हो आप, किसी के जीमने जाते हो टहनी तोड़ लाते हो, उसको लगाते हो। तो अब की बार टहनी तोड़ के लाओ तो पेंसिल साथ लेके जाना, स्केल साथ लेके जाना। 22.5 सेमी की तोड़ना, और 22.5 सेमी की तोड़नी है, 1 से 1.5 साल पुरानी या 6 महीने से 1 साल पुरानी आपको तोड़नी है। उसको आपको लाना है और उसको लाके क्या करना है, उसको 45 डिग्री, ये 90 हो गया, 45 डिग्री के कोण पे लगाना है। उसका 2/3 भाग जमीन में दबा देना है और IBA, सेराडेक्स या रूटेक्स से उपचार करके उसको लगाओगे, आपका खिल उठेगा। ठीक है, चोरी सक्सेस। आगे देखते हैं, चलें, कलम पूरी हुई, मोस्ट चीजें थी मैंने बता दी। फिर आता है लेयरिंग या दबाना। लेयरिंग या दबाना। तो लेयरिंग में क्या, अब देखो कलम में और लेयरिंग में एक चीज का अंतर है, मैं तुम्हें समझा दूं। कलम में तो क्या था, ये मेरा प्लांट था, मैं इससे तोड़ के ले आ रहा था, मेरे घर ले आया तोड़ के दूसरे के घर से। तो उसमें क्या हो रहा है, मदर प्लांट से हटके पौधा तैयार, सपोज दैट ये मेरा प्लांट मदर प्लांट है। कलम में क्या होता है, मैं यहां से काट के ले जाऊंगा, इसको अलग करके लगा दूंगा कलम। तो इसमें एक चीज देखी, बनेगा तो ट्रू टू टाइप ही है, वेजिटेटिव ही, अलैंगिकी है, एसेक्सुअल ही है, ट्रू टू टाइप ही बन रहा है, पर क्या मदर प्लांट से हटके बन रहा है। और ग्राफ इसमें क्या है, लेयरिंग में क्या है, मैं क्या करूंगा, इसको यहीं के यहीं मृदा में ऐसे दबा दूंगा और यहाँ पे कुछ कर दूंगा और यहाँ से जड़ें निकल जाएगी, तब नया पौधा होगा, तब काट के ले जाऊंगा। समझना इस चीज को, तब काट के लेके जा रहा हूं, मतलब समझ रहे हो। ये चीज देखो, मातृ वृक्ष से जुड़े ही जड़ें या रूट्स विकसित की जाती है। मातृवृक्ष या जो इसका जनक पौधा है, उसके जुड़े ही इसकी जड़ें विकसित की जाएगी और वहीं पे नया पौधा तैयार करके फिर उसको ले जाया जाता है। ये मोस्ट इंपोर्टेंट है। अलैंगिक सेक्सुअल जो आपका है, अलैंगिक प्रवर्धन है, उसकी दूसरी विधि है लेयरिंग या दबाव, जिसके अंदर क्या किया जाता है, मातृ वृक्ष पौधे से जुड़े ही जड़ें विकसित करके नया पौधा तैयार किया जाता है, जबकि कलम में उसको अलग किया जाता है। राइट, याद रहना चाहिए। अब इसके प्रकार है, पहला है सिंपल लेयरिंग, दूसरा माउंट या स्टूल ढाब या ढेरी लेयरिंग, जो कि कॉमर्शियल रूप से गुआवा में काम में ली जाती है। वेरी इंपॉर्टेंट है गुआवा, सीडियम गावा जावा। एयर लेयरिंग वेरी इंपॉर्टेंट, जिसको अपन कहते हैं हवाई दाब, चाइनीज दाब, बूटी दाब, मार्कोटेज लेयरिंग। ये काम में ली जाती है किसमें बेटा, लीची के अंदर। सबसे महत्वपूर्ण लीची, और लीची का फल प्रकार क्या था, नट। क्या था, नट। लीची में काम में ली जाती है। आगे देखते हैं, इटियोलेशन, ये आपके काम का नहीं है, आगे देखते हैं। अब इसमें इस ग्राफ में देखते हैं अपन, कौन सा बताया था मैंने, लेयरिंग। ये देखो लेयरिंग। अब लेयरिंग का पहला है स्टूलिंग, किसमें, अमरूद में। दूसरा है एयर लेयरिंग, मार्कोटेज या चाइनीज, लीची में महत्वपूर्ण। तीसरा है टिप, जो कि ब्लैकबेरी में काम में लेते हैं। ये आपका कटिंग खत्म, लेयरिंग खत्म। अब आपके पास 2 विधियां बच रही है, वीनियर ग्राफ्टिंग और बडिंग। इनके बारे में पढ़ लेते हैं जल्दी जल्दी। चलो वापिस से नोट्स में, हैंड राइटिंग नोट्स में। ये आ गया ग्राफ्टिंग। अब ग्राफ्टिंग में भी बहुत मजेदार चीज समझने की है। ग्राफ्टिंग को अपन सीधा सा कह सकते हैं शादी। क्या कह सकते हैं, वेडिंग या शादी। और शादी भी किसकी, ऐसे ढीम ढोल, ऐसे नालायक, ऐसे आलसी बच्चे की जिसमें कोई खास गुण नहीं है, उसकी शादी। वो भी किसके साथ, एक ऐसी सुंदर, सुशील और गुणवान कन्या के साथ। वो भी किस लिए, ताकि इन दोनों की शादी करवा दें और जो अगली पीढ़ी हो, उस घर का जो वंश चले, वो अच्छा चले और अच्छे बच्चे पैदा हो, उसके लिए। उसको अपन क्या कह सकते हैं, ग्राफ्टिंग। समझना, अब इस चीज को समझना। ग्राफ्टिंग या उपरोपण। ग्राफ्टिंग या उपरोपण में 2 चीजें अपने को चाहिए होती है। पहली चीज है सांकुर, साइन जिसको बोलते हैं, SCION, साइन या सांकुर शाखा। सांकुर शाखा, तो ये तो है अपनी क्या, दुल्हन या बच्ची। और दूसरा है अपने पास क्या, रूट स्टॉक।
रूट स्टॉक, इसको क्या कहते हैं हिंदी में, मूल व्रंत। ये क्या, बे गुण वाला, ठीक है, कम बुद्धि वाला, आलसी लड़का। तो अब ये जो लड़का है ये इसके घर ही रहेगा, खुद के घर रहेगा, तो वहां पे तो इसकी जड़ें मजबूत है पर इसका और सिस्टम कमजोर है, राइट। और जो लड़की है उसके सारे गुण है, तो वो आएगी तो वो घर में रह रहा है, वहां स्टेबल है वो, और उसमें और अच्छे गुण आ गए तो एक अच्छे तरीके से वो परिवार को चला पाएंगे। इस भाषा को किताबी लैंग्वेज में समझना। पहले तो मैं बताता हूँ सांकुर क्या होती है। सांकुर शाखा क्या होती है, हाई क्वालिटी वाली होती है, हाई करेक्टर्स उसमें होते हैं, डिजायरेबल जो चाहिए मेरे को, जैसी बहू चाहिए, जैसे डिजायरेबल उसमें इच्छा मेरे को है कि इस प्रकार के गुण हो, वो उसमें होंगे, हाई करेक्टर रहेगा उसका, ठीक है। और अपर पार्ट कहलाएगी वो। अब रूट स्टॉक किसको कहते हैं, मूल व्रंत। रूट स्टॉक वेल्ड स्पीसीज और लो क्वालिटी का, जंगली सा और बिल्कुल कम क्वालिटी का होगा, 12 महीने या 1 साल बड़ा हो सकता है, लो करेक्टर्स वाला होगा और लोअर पार्ट होएगा, और लोकल एरिया में इसका जो रूट जोन है वो प्रभावी रहेगा। अब इस चीज को मैं सीधा सीधा प्यार से आपको समझा देता हूं। ये एक पौधा है, 12 महीने का हो गया, ये इसका जड़ क्षेत्र है, और ये लगा हुआ है जयपुर के अंदर, ठीक है। और ये किसका है, सेब का है। ये यहाँ पे उगा था, इस वजह से इसके जो रूटिंग सिस्टम है ना अंदर का वो तो मजबूत है, पर यहाँ का सेब लग नहीं रही, इसके ऊपर का जो गुण है ना वो खराब है। तो इसको मैं क्या कहूंगा, मूल व्रंत कहूंगा। मूल व्रंत किसको कहूंगा, लोकल एरिया में रूट जोन है वो प्रभावी है, नीचे का पार्ट है, लोअर पार्ट है, कम गुण वाला है, 1 साल पुराना है, जंगली है। और मैं इसके ऊपर एक अच्छी दूसरे कश्मीर में घूमने गया, वहां से एक सेव की अच्छी क्वालिटी का पौधा था, उसकी मैं एक शाखा काट लाया। तो शाखा क्या है, हाई क्वालिटी वाली थी, अधिक करेक्टर वाली थी, अपर पार्ट वहां पे लाके मैंने जोड़ दिया। ये हो गया मेरा मूल व्रंत, ये हो गई मेरी सांकुर शाखा, मैंने इन दोनों को चिपका दिया और इससे एक नया पौधा बन गया। अब जो फ्रूट आएंगे अच्छी क्वालिटी के आएंगे। तो ऊपर वाली हो गई सांकुर, नीचे वाला हो गया मूल व्रंत। समझ गए होंगे। अब इस चीज को समझो, ये इसके मैंने गुण बता दिए, ये ग्राफ्टिंग के प्रकार है। और इसमें एक चीज आती है स्टायोनिक प्रभाव, स्टायोनिक इफेक्ट या प्रभाव, ये किसको कहते हैं। तो जब मूल व्रंत और सांकुर शाखा आपस में चिपक जाते हैं या जोड़ देते हैं, तब इसके गुण इसको और इसके गुण इसको प्रभावित करते हैं, उसको क्या कहते हैं, स्टायोनिक प्रभाव कहते हैं, स्टायोनिक इफेक्ट कहते हैं। किसको, जब मूल व्रंत और सांकुर शाखा एक दूसरे को प्रभावित करते हैं उसको क्या कहते हैं, स्टायोनिक प्रभाव अपन कहते हैं। अब देख लेते हैं भाई इसके बारे में, कितने प्रकार का है, क्या क्या है इसमें, ठीक है। चलो उस जाके उसमें देखते हैं अपन, इसमें समझ में आएगा सही। ग्राफ्टिंग 7 प्रकार की दिख रही है ग्राफ्टिंग। पहला होता है वीनियर ग्राफ्टिंग, इसमें वी आकार का चीरा लगाएंगे ऐसे करके और इसमें लगाएंगे ऐसे करके, इसको लाके इस खांच में सेट कर देंगे मूल व्रंत के ऊपर सांकुर शाखा को और इनको चिपका देंगे, वो हो गया वीनियर ग्राफ्टिंग। और वीनियर ग्राफ्टिंग काम में ली जाती है आम में। फिर आती है टंग ग्राफ्टिंग, जीभ के रूप में ऐसे लटका हुआ चीरा लगाएंगे, यहाँ पे सांकुर शाखा लाएंगे उसको चिपका देंगे, ये काम में आती है सेब और नाशपाती में। फिर आता है एपिकोटाइल ग्राफ्टिंग आम और काजू में। फिर आती है इनार्चिंग, वो काम में आएगी कटहल में। फिर आता है डबल वर्किंग नाशपाती में, टॉप वर्किंग आम में। और सॉफ्टवुड ग्राफ्टिंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सॉफ्टवुड ग्राफ्टिंग या इन सीटू ग्राफ्टिंग किसमें आती है, आम और काजू में काम में आती है। अब बच गया कौन सा, बडिंग बच गया भाई अपना। बोर तो नहीं हो रहे हो ना, समझ में आ रहा है ना, ये बीच में कुछ सुनाऊं आपको अच्छी चीज, पहले ये कर लेते हैं एक बार। ये देखो वीनियर ग्राफ्टिंग, देखो वेज ग्राफ्टिंग जो है, ये वी आकार का चीरा लगाया, इधर भी लगाया, ये था मेरा रूट स्टॉक, ये थी मेरी साइन शाखा, इन दोनों को जोड़ दिया और ग्राफ्टिंग हो गई और नया पौधा। टंग ग्राफ्टिंग करते हैं एप्पल में, ब्रिज ग्राफ्टिंग करते हैं टू रिपेयर डैमेज प्लांट्स, जो प्लांट डैमेज हो गए उनको नया भाग लाके जोड़ देते हैं, उसको बोलते हैं ब्रिज। अटैच या अप्रोच ग्राफ्टिंग, अटैच डिटेच या अप्रोच ग्राफ्टिंग होती है, मदर प्लांट के लगे लगे ही ग्राफ्टिंग करते हैं। और ये कैसे करते हैं, मदर प्लांट के लगे लगे बता दिया मैंने, मदर प्लांट किसको कहते हैं, मैंगो में करते हैं। कहाँ पे करते हैं, पॉपुलर इन साउथ इंडिया, दक्षिणी भारत में चीकू में काम में ली जाती है ये। फिर आते हैं वीनियर ग्राफ्टिंग जो कि मैंगो के लिए है, कॉमर्शियल, किधर, नॉर्थ इंडिया में। आगे देखते हैं भाई एपिकोटाइल, एपिकोटल और टॉप वर्किंग, ये मैंने बता दी। अब बसता अपने पास बडिंग या चश्मा लगाना या कलिंग जिसको कहते हैं, ये काम में लेते हैं रोज। टी बडिंग, टी आकार का चीरा लगाएंगे। बड किसको बोलते हैं, ये पौधा है, आपने देखा होगा अपन कोई डंडा या लकड़ी लाते हैं, सपोज दैट ये पौधा है और इस पौधे पे जो तने पे या शाखा पे एक ऐसा फुंसी नुमा या घूमड़ नुमा एक ऐसी संरचना निकली होती है, पॉइंट निकला होता है ऊपर उठा हुआ डॉट सा, और वहां से नई ब्रांच या नई शाखा या नया कुछ निकलता है, उसको अपन क्या बोलते हैं, बड
कलिका बोलते हैं उसको, कलिका। तो उसको काट के लाएंगे, टी आकार का चीरा लगाएंगे, उसमें सेट कर देंगे, ठीक है। ये मेरा मूलवृंत है, इस पे मैंने टी आकार का चीरा लगाया, और कोई अच्छा सा प्लांट था गुण वाला, उससे मैंने टी आकार के चीरे में ही एक कलिका तोड़ के लाया, काट के लाया, उसको यहाँ पे सेट कर दिया, यहाँ से नई शाखा निकल गई और पौधे में गुण आ गए। तो ये हो गया आपका क्या, बडिंग हो गया। तो टी बडिंग करते हैं रोज के अंदर और मैंड्रिन के अंदर। फिर पेच बडिंग आंवले में करते हैं, कॉमर्शियल रूप से बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण पेच बडिंग, पेच बडिंग आंवला। उसके बाद में रिंग बडिंग बेर के अंदर, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जीजीफर्स मोर्स या ना बेर रहमनेसी, मॉडिफाइड रिंग बडिंग। फिर आता चिप बडिंग, चिप बडिंग करते हैं अंगूर में, एक चिप के रूप में काट के लाते हैं। ये ज्यादा सबसे इसमें इंपॉर्टेंट है पेच बडिंग आंवला और चिप बडिंग ग्रेप्स में। अब आ गया डिवीजन। तो डिवीजन में क्या होता है, मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम, तने के रूपांतरित रूप होते हैं, जैसे राइजोम हो गया, परकंद। राइजोम क्या होता है, अंडरग्राउंड स्टेम होता है, भूमिगत तना होता है, जो क्या कहता है हॉरिजॉन्टल ग्रोथ करता है, हॉरिजॉन्टल ग्रोथ करता है ऐसे क्षैतिज, ठीक है। जैसे कि टर्मरिक, गार्लिक एंड बनाना। टर्मरिक आपने देखा है क्या, अदरक, अदरक पुराने घरों में देखा है आपने, गाँव में अदरक लाते हैं, अपनी दादी या मम्मी क्या करती है, पेड़ के नीचे जहाँ गीला रहता है वहां पे उसको गाड़ देती है ताकि वो खराब नहीं हो। तो वो कभी कभी अदरक ऐसे हॉरिजॉन्टल वृद्धि करने लगती है। अदरक है क्या, गार्लिक है क्या, एक अंडरग्राउंड स्टेम है, तने का ही एक रूप है जो हॉरिजॉन्टल ग्रोथ करता है, ठीक है। फिर आता है कॉर्म या घनकंद, अंडरग्राउंड स्टेम है जो कि वर्टिकल वृद्धि करता है, जैसे ग्लेडोलियस वगैरह देखा है, उनका तना नीचे नीचे बढ़ता है, वो भी एक तना ही है। आलू भी क्या है, भूमिगत तना ही है। पोटैटो है आपका आलू, वो क्या है, भूमिगत तना ही है, जो स्टार्च और भोजन को इकट्ठा करके फूल जाता है, जमीन के अंदर रहता है, तना ही है वो डिवीजन में ही आएगा। फिर है बल्ब, फिर है बल्ब, ये क्या है, ट्यूनिकेटेड बल्ब है, जैसे ऑनियन और गार्लिक। ऑनियन और गार्लिक देखा है बल्ब के रूप में, शल्क कंद जिसको कहते हैं, इसके ऊपर परते परते पाई जाती है। फिर आता है ट्यूबर पोटैटो, देख लिया। अब आगे चलते हैं बेटा। सकर्स है, बनाना है। बनाना के अंदर किससे होता है, स्वाड सकर्स 500 से 750 ग्राम के होने चाहिए। और आपका जो पाइनएप्पल है उसमें किससे हो रहा है ये देखो यहाँ पे स्लिप्स के द्वारा, ये सारणी देख लेना यार एक बार। पाइनएप्पल में स्लिप्स के द्वारा, कोरम के द्वारा ग्लेडेलियस, टी बडिंग रोज, पेच बडिंग आंवला, इनार्चिंग चीकू में, टंग ग्राफ्टिंग एप्पल में, एयर लेयरिंग मार्कोटेज या चाइनीज लीची के अंदर, हर्बेशियस कटिंग क्राइसेंथम में, स्टोलन पुदीना या दूब घास, रनर्स के द्वारा स्ट्रॉबेरी में हो रहा है, सॉफ्टवुड ग्राफ्टिंग काजू में हो रही है, ये मैंने दोबारा से बता दिया, स्टोन ग्राफ्टिंग मैंगो में हो रही है। अब जो इससे अगला टॉपिक है बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण टॉपिक है, कौन सा है, बागों का रेखांकन, बोले तो ऑर्चार्ड एस्टैब्लिशमेंट। ऑर्चार्ड एस्टैब्लिशमेंट यहां से बड़ा क्वेश्चन आएगा 10 नंबर के और 20 नंबर के में, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो इसको देखते हैं अपन। तो ये जो अपना टॉपिक है बागों का रेखांकन, ऑर्चार्ड एस्टैब्लिशमेंट। ऑर्चार्ड मतलब गार्डन या बगीचा, एस्टैब्लिशमेंट मतलब उसको लगा रहे हो तो उसको शुरू से लेकर एंड तक। अब ये तो है नहीं कि यार मैंने आज बगीचा लगाया है और ये 1 साल में उत्पादन दे देगा, ये लॉन्ग टर्म प्रोसेस है, बहुत साल लगेंगे, और फिर जब उत्पादन देने लगेगा तो भी वो बहुत साल तक रहने वाला है, 10 साल 20 साल 45 साल 50 साल तक एक बगीचा जीवित रहता है। तो बहुत सोच समझ के सारी चीजों का चयन करके सूझबूझ से, बिल्कुल होश और हवास में डिसीजन लेना पड़ता है अपने को। तो उसके बारे में पढ़ रहे हैं, ऑर्चार्ड एस्टैब्लिशमेंट महत्वपूर्ण टॉपिक है। और सिलेबस अपना बहुत सारा कर लिए हैं, थोड़ी देर में क्लास एंड हो जाएगी, ठीक है, तो बोरिंग नहीं होना है। और क्लास का मैंने जो बताया था ना 10,000 वाला, 10,000 लाइक, 10,000 शेयर और 10,000 कमेंट्स, इतना मैं उस पर उम्मीद कर रहा हूं, है ना। इससे ज्यादा होगा तो वो मेरे लिए बोनस रहेगा न्यू ईयर का, राइट। बात करते हैं ऑर्चार्ड एस्टैब्लिशमेंट। सबसे पहले एक बगीचा लगाऊंगा मैं, उसकी क्या प्रोसेस रहेगी आपके अनुमान से। मैंने आपको कहा कि एक बगीचा मेरे को लगाना है, तो आप एग्रीकल्चर से बीएससी कर रहे हो, तो बेटा मेरे को ये बताओ, आपके घर वालों ने पूछ लिया भाई बेटा अपने को बगीचा लगाना क्या क्या करें, तो सबसे पहले आपको कहना है कि पापा, दादा, बड़े पापा, ताऊ जो भी है, सबसे पहले अपन जगह देखते हैं कि लगाना क्या है, क्योंकि दिस इज ए वेरी लॉन्ग टर्म प्रोसेस, बहुत टाइम लेगी ये चीजें। ऐसे तो है नहीं किसी भी खेत में लगा दिया, कल को उधर से रोड निकल गई, काटना पड़ गया, पूरी मेहनत खत्म। किसी भी खेत में लगा दिया, वो रह गया दादा के नाम कागजों में, अब वो तो दादा के निकल गया बगीचा, तो फिर मुसीबत हो गई। तो बहुत सोच समझ गए, कहीं पे मकान बनाना था अपने को, कहीं पे और कुछ करना था, तो ऐसी जगह नहीं। तो सबसे पहला ही टॉपिक आता है सिलेक्शन ऑफ साइट, जगह का चुनाव। कैसी जगह का चुनाव करेंगे, जमीन अमीन का तो तुम देख लेना, तुम्हारी में लगाना, ताऊ जी बड़े पापा की जमीन में, किसी और की जमीन में, दादा की जमीन में मत लगाना।
दिक्कत हो जाएगी, बगीचा उनका हो जाएगा। तो जमीन का हो गया। फिर आती है वहां की क्लाइमेट और सोइल अपने को देखना है। स्थान के चुनाव में और चीजें भी हैं, क्या क्या। जिस स्थान का चुनाव कर रहे हैं वो बाजार के नजदीक हो या मंडी के नजदीक हो, या फिर कह सकते हैं मेन रोड का खेत हो अपना, ताकि आने जाने में ट्रांसपोर्टेशन जो है, ट्रक आएगा आम का भर के जाएगा, आंवले का भर के जाएगा, तो उसमें दिक्कत ना हो। या फिर लोकल जो रोड पे अगर बगीचा है तो जाने आने जाने वाले भी खरीद लेंगे अपने को, है ना, फायदा होएगा। तो एक तो वो हो गया। दूसरी हो गई वहां पे उचित पानी की व्यवस्था हो, वाटर मैनेजमेंट अच्छा हो इरिगेशन के लिए, लाइट मैनेजमेंट अच्छा हो, वहां पे जो लेबर है अपने को मजदूर वो आसानी से मिल जाए। सारा काम तुम तो करोगे नहीं, तुम तो बीएससी कर ली हो तो अब काय को करोगे, तो लेबर की भी अपने को जरूरत है, सस्ती और आसान लेबर अपने को आसानी से मिल जाए। और अपने को जो चीजें खाद उर्वरक ला रहे हैं ले जा रहे हैं, रास्ता ठीक होना चाहिए, सारी चीजें हैं वो साइट के चुनाव में अपन देख लेते हैं, सिलेक्शन ऑफ साइट। फिर सेकंड चीज आती है वहां की क्लाइमेट और सोइल। भाई मेरा जैसे मेरे को जयपुर में लगाना है, जयपुर में मेरे को लगाना है कालवाड़ रोड, तो मैं कालवाड़ रोड पे पहले तो मेन रोड का खेत ऐसा देखूंगा जहाँ पे आगे 20 22 50 साल तक कोई इश्यू ना आए। फिर मैं देखूंगा यहाँ पे मजदूर मेरे को मिलेंगे, मंडियां नजदीक है, साधन मेरा आने जाने में दिक्कत नहीं है, ये काम सही है। यहाँ पे मेरे को पानी की व्यवस्था मिल जाएगी, यहाँ पे मेरे को लाइट की व्यवस्था मिल जाएगी, यहाँ मजदूरों को रहने की व्यवस्था मिल जाएगी, डन। फिर मैं देखूंगा यहाँ का जलवायु कैसा है, यहाँ का क्लाइमेट कैसा है, यहाँ पे कौन सा पौधा आसानी से सर्वाइव कर सकता है और अच्छे से अच्छा बेटर क्वालिटी और बेटर प्रोडक्शन मेरे को दे सकता है, राइट। फिर मैं देखूंगा यहाँ की मृदा कैसी क्या है, नीचे कोई कठोर परत तो नहीं है, इसमें किस पोषक तत्व की कमी है, मैं लैब में ले जाके उसका सोइल टेस्ट करवाऊंगा, कौन सा खाद सही है इसमें, कौन सा क्या है, वो सारा चीज श्योर होने के बाद में फिर चाहिए मेरे को ट्रांसपोर्टेशन, लेबर और इरिगेशन, ड्रेनेज, मार्केट, ये मैंने बता दी। ये सारी चीजें मेरे को जब मिल गई मेरी साइट पे, फिर करूंगा प्लानिंग। भाई अब लगाऊंगा किसका, प्लानिंग में आपको क्या करना है, जितना अपनी जगह चूज कर रहे हैं अपन, प्लानिंग में क्या होगा, ये पॉइंट है ना आपके, ये थ्योरी पेपर है, इसमें लिखना है। और चार्ट एस्टेब्लिशमेंट में पहले सिलेक्शन ऑफ साइट, सिलेक्शन ऑफ साइट में ये क्लाइमेट, सोइल, ट्रांसपोर्टेशन, लेबर, इरिगेशन मैनेजमेंट और मार्केट, ये चीजें। फिर दूसरा पॉइंट है अपना प्लानिंग। प्लानिंग में क्या, जितनी जगह हमने चूज की है लगभग उसकी 10% जगह अपने को खाली छोड़नी है। 10% ऑफ द टोटल एरिया इज लेफ्ट इनसाइड। किस लिए, फॉर बिल्डिंग बनाने के लिए। ऑफिस भी तो बनाओगे, कुछ आएगा अपने पास क्लाइंट तो मीटिंग वीटिंग करने के लिए। रोड भी बनानी पड़ेगी, बगीचे के अंदर भी साधन जाने के लिए, छोटा ट्रैक्टर जो भी आप करेगा, पाथवेज बनाने पड़ेंगे, ट्यूबवेल अपने को कराना पड़ेगा, और जो अपना मजदूर रह रहा है उसके लिए भी जगह अपने को देनी पड़ेगी। तो जितनी जगह चूज की है, 10 बीघे चूज की है तो 1 बीघा मेरे को खाली रखना ही पड़ेगा, राइट। दूसरा है फेंसिंग। फेंसिंग किसको बोलते हैं, तारबंदी को। फेंसिंग किसको बोलते हैं, तारबंदी को। अब इतना बजट नहीं है कि चारों तरफ पक्का डंडा करवा दूं मैं, तो मैं क्या कर सकता हूँ, अच्छे बढ़िया 6 तार वाले कील वाले तार उस पर खींच दूंगा, उस क्रिया को कहेंगे फेंसिंग, जिससे वहां के लोकल जो लोग हैं, आपके यार दोस्त हैं, जो चोर हैं, जो खाते हैं, उनसे सुरक्षा हो जाएगी, और जो गाय भैंस आवारा पशु है उनसे सुरक्षा हो जाएगी। थर्ड है फिर प्राइमरी ऑपरेशंस। प्राइमरी ऑपरेशंस में क्या आएंगे, तारबंदी मैंने कर दी उस खेत की, ठीक है, 10% मैंने खाली जगह छोड़ दी, 90% जगह बच गई, उसमें करूंगा प्राइमरी ऑपरेशंस। प्राइमरी ऑपरेशंस में उसका टिलेज करना है, उसमें जो खरपतवार है, उबड़ खाबड़ जगह है उसको ठीक करके, कचरा है उसको पूरा मतलब इस अवस्था में लाना है कि मैं पौधा लगा सकूं, पौध लाके इसमें प्लांटेशन कर सकूं, राइट। फिर बनाना उसमें रोड एंड पाथवेज। पौध लगाने के बाद थोड़ी पहले बनेंगे, जैसे रोड और पाथवेज अंदर निकालना पड़ेगा। फिर आएगा ऑफिस और रेजिडेंस, ऑफिस भी वहां बनाना पड़ेगा। फिर लगेंगे विंड ब्रेक्स, ये बहुत महत्वपूर्ण है, वायुरोधी वृक्ष पट्टिकाएं। विंड ब्रेक्स हमेशा याद रखना नॉर्थ वेस्ट साइड में लगती है, चाहे एग्रोनॉमी, हॉर्टिकल्चर कुछ भी हो, विंड ब्रेक्स नॉर्थ वेस्ट साइड में ही लगेंगे। फिर आएगा इरिगेशन चैनल्स अपने को बनाना है, तो मैं ड्रिप लगा सकता हूँ या फव्वारा लगा सकता हूँ, जो भी मेरे को सुटेबल रहेगा वो। अगर मैं ड्रिप लगाता हूँ तो ड्रिप के बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ। ड्रिप इजराइल से विकसित है, सिमचाब्लास ने विकसित की थी। और ड्रिप जो है उसमें प्रेशर जो रखा जाता है वो रखा जाता है 1.5 से 2.5 लगभग 2.5 मीटर जो है केजी सेंटीमीटर स्क्वायर है वो रखा जाता है पर घंटे के हिसाब से। ड्रिप में 1 ई मीटर या ड्रिपर है वो 1 से 4 लीटर पानी डिस्चार्ज करता है। ड्रिप को बूंद बूंद या माइक्रो इरिगेशन कहते हैं, जो कि पौधे की जड़ों में सीधा टपकन के रूप में पानी प्रोवाइड करवाती है, राइट। ये जब सारी चीजें हो गई, फिर आती है मेरी क्या, लेआउट। किस विधि से लगाऊं भाई, बगीचे की प्लानिंग हो गई, सिलेक्शन ऑफ साइट हो गया, अब आएगा विधि कौन सी, किस तरीके से लगाना है, सिस्टम ऑफ प्लांटिंग या लेआउट। अब ये बहुत महत्वपूर्ण है, थोड़ा सा दिमाग को एक्टिव कर लो, रील्स को बंद करके फिर ध्यान इधर लाना है। पहला है स्क्वायर सिस्टम। स्क्वायर का मतलब होता है वर्गाकार, और एलकेजी यूकेजी को छोड़ के फिर हम पढ़ने लगे थे कि स्क्वायर किसको कहते हैं, जिसकी चारों भुजाएं बराबर होती है।
जिसको चारों भुजाएं बराबर होती है उसको क्या कहते हैं, स्क्वायर कहते हैं। तो समझ गए होंगे इस शब्द से, चारों भुजाएं बराबर है मतलब r इंटू आर और p इंटू पी क्या रहेगी, सेम। r का मतलब होता है रो इंटू रो एंड प्लांट इंटू प्लांट। पौधे से पौधे की दूरी और लाइन से लाइन की दूरी जो है वो क्या रहेगी, सेम रहेगी, समान रहेगी। चार पौधे मिलकर एक किसका निर्माण करेंगे, स्क्वायर का निर्माण करेंगे, उसको क्या कहेंगे, स्क्वायर सिस्टम। एक इस कोने पे, एक इस कोने पे, एक इस कोने पे, एक इस कोने पे, फिर ऐसे ये चारों मिलके क्या कर रहे हैं, एक स्क्वायर का निर्माण कर रहे हैं। स्क्वायर किसको कहते हैं, जिसकी चारों भुजाएं बराबर होती है, राइट। तो इसमें लाइन ये तो हो गई, जैसे सपोज दैट मेरा पौधा और पौधा, और ये हो गई मेरी लाइन और लाइन, ये दूसरी लाइन। तो ये पौधे से पौधे और लाइन से लाइन की दूरी जो बीच में गैप है वो सेम रहेगा किसमें, स्क्वायर सिस्टम में। वर्गाकार विधि सबसे पुरानी ओल्डेस्ट मेथड है, सबसे फेमस है, उपयोगी है, आसान है, इंटरकल्चरल ऑपरेशंस के लिए बेस्ट है। जो बीच में इंटरकल्चरल ऑपरेशन करेंगे ना अपन, ट्रेनिंग, प्रूनिंग, संधाई, उनके लिए बेस्ट है, कोई दिक्कत नहीं आएगी। प्रॉपर एरिएशन इनमें रहेगा, पौधे से पौधे के बीच में दूरी अच्छी रहेगी, हवा अच्छी आएगी, प्रकाश अच्छी आएगी, उत्पादन अच्छा होगा। सरल विधि है, लेआउट करना सरल है, खत्म। आगे देखते हैं दूसरा, देखो रेक्टेंगुलर मेथड। रेक्टेंगुलर को क्या बोलते हैं, आयताकार। आयताकार, आयताकार। अब आयत किसको कहते हैं, वो चल छैया में नहीं है आयत, ठीक है। तो आयत किसको कहते हैं, शुरू से पढ़ते हैं, जिसके आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है बेटा, उसको क्या कहते हैं, आयत कहते हैं। जिसकी आमने सामने की भुजाएं बराबर हो वो आयत कहते हैं। तो इसमें चार पौधे मिलकर आयत का निर्माण करेंगे एक। पर एक चीज देखो, आमने सामने की भुजाएं बराबर है, ये और ये बराबर है, पर ये इससे बड़ी है। तो इसमें क्या होएगा, देखो यहाँ पे मोर प्लांट्स कैन बी प्लांटेड एज कंपेयर टू स्क्वायर सिस्टम। वर्गाकार की अपेक्षा ज्यादा पौधे लगेंगे, वर्गाकार की अपेक्षा ज्यादा पौधे लगेंगे, क्योंकि प्लांट से प्लांट की दूरी कम हो गई अपनी, तो प्लांट्स ज्यादा लगेंगे, सीधी सी बात है, कंपेयर टू स्क्वायर सिस्टम। रेक्टेंगुलर जो मेथड है अपना, आयताकार जो विधि है, उसमें क्या होगा, वर्गाकार की अपेक्षा ज्यादा पौधे लगेंगे। कीप मोर डिस्टेंस बिटवीन रो टू रो एंड प्लांट टू प्लांट डिस्टेंस इज कीप्ड। इसमें ये चीज समझना, रो टू रो डिस्टेंस है ना, वो किससे, कीप इट कम रहेगी प्लांट टू प्लांट से। भाई आमने सामने की भुजाएं बराबर है, ये चीज देखो, ये भुजा और ये भुजा सेम है, और ये सेम है, तो ये छोटी है, तो मैं इसमें या तो प्लांट टू प्लांट देख सकता हूँ या रो टू रो। डिफरेंट आ गया उसमें, जबकि चारों चीज सेम थी, तो उससे ज्यादा इसमें पौधे लग रहे हैं। तीसरी विधि देखो, ट्रायंगुलर सिस्टम, जिसको अपन कहते हैं त्रिभुजाकार। तीन पौधे मिलकर एक ट्रायंगुलर शेप का निर्माण करेंगे। ये होती है हिल्स एंड अनड्यूकेड एरियाज में। हिल्स होती है पहाड़ी क्षेत्रों में, और जो सीधे स्थान नहीं है ना, फिक्स जिनका नक्शा नहीं है, उन खेतों के लिए उपयोगी है। और किसके लिए, HDP, हाई डेंसिटी प्लांट, मतलब उच्च पादप घनत्व। हाई डेंसिटी प्लांटिंग किसको कहते हैं, कम जगह में बहुत नजदीक पौधे लगेंगे। तीन पौधे त्रिभुज का निर्माण कर दिए, फिर ये इधर के तीन पौधे त्रिभुज, इधर तीन पौधे, तो नजदीक लगेंगे, तो इसको HDP के लिए हो गई। तीन पौधे मिलकर त्रिभुजाकार, मतलब भूमि मेरी सीधी नहीं है, उन खेतों के लिए, प्लस पहाड़ी क्षेत्रों के लिए, हिल्स एरियाज के लिए ये उपयोगी है। तीन मेथड हो गए बेटा, स्क्वायर, रेक्टेंगुलर, ट्रायंगुलर। अब है समझने की चीज, बहुत ही महत्वपूर्ण चीज, प्यार से समझना, प्यार से समझाऊंगा और प्यार से याद रखना। क्योंकि कल हमने बात की थी राहुल गांधी की तरह, जो रहे, जो गए, जो आएंगे, जो हैं, सबके लिए क्या है, प्यार है, किसी के लिए नफरत नहीं है। इस नफरत से भरे बाजार में क्या, मोहब्बत की दुकान खोल रखी है हमने। तो सबके लिए प्यार है, जो देख रहा है, जो नहीं देख रहा है, जो शेयर करेगा, जो नहीं करेगा, जिसने सब्सक्राइब कर रखा है, नहीं कर रखा, सबके लिए प्यार है। नफरत, ईर्ष्या, ये किसी के लिए है ही नहीं। जो आए गए रहे, सबके लिए प्यार है। तो मैं तुम्हें भी ये कहता हूँ, एक्टिव रहा करो, पॉजिटिव रहा करो, जो मिल रहा है हंस के मिलो, जितना लुटा सकते हो लुटाओ, खुश रखो अगले को भी, खुद भी, ठीक है। तो सबके लिए प्यार है। तो वैसे ये सबसे महत्वपूर्ण है, क्विनकक्स फिलर प्लांट, या इसको बोलते हैं पंचभुजाकार विधि। क्या बोलते हैं बेटा, पंचभुजाकार। इसमें क्या करते हैं, पांच पौधे मिलकर एक पंचभुजाकार आकृति का निर्माण करते हैं, अथवा इसमें जो पांचवा पौधा लगाते हैं, अपन कह सकते हैं इसको फिलर प्लांट सिस्टम। फिलर प्लांट, फिलर को बोलते हैं पूरक पौधा। एक्स्ट्रा प्लांट जो होता है उसको बोलते हैं फिलर प्लांट। अभी समझाऊंगा इस चीज को, थोड़ा डीपली समझना, समझने लायक चीज इसी में। तो मैं इसको कह सकता हूं पंचभुजाकार विधि, या फिर कह सकता हूं फिलर प्लांट विधि, है ना, फिलर प्लांट सिस्टम इसको मैं कह सकता हूं। क्विनकक्स में इसको कह सकता हूं पेंटागोनल, मतलब पांच, पेंटागोनल मेथड में इसको कह सकता हूं। इसमें होता क्या है, मोस्टली
अडॉप्टेड इन फर्टाइल सॉइल्स, जो उर्वर मृदाएं हैं जिनकी अच्छी क्षमता है उगाने की, पास पास भी लगा दिया तो उनको पोषण दे देगी सारे प्लांट्स को, उनमें यूजफुल है। अब देखो सिमिलर टू सेम जो आपका स्क्वायर सिस्टम है, बट वर्गाकार विधि के समान ही है, बट लेकिन एन एडिशनल फिलर प्लांट इसमें यूज किया जाता है, एक एडिशनल एक्स्ट्रा फिलर प्लांट बीच में, पूरक पौधा। अब आती बात पूरक पौधा किसे कहते हैं, वह पूरक पौधा जो कम अवधि में या जो मेन पौधे लगे हैं ना बगीचे में, उनसे पहले इनकम अपने को देता है, रेवेन्यू देता है, फल फ्रूट देता है, ताकि खर्चा पानी चल सके। जो एक्स्ट्रा पौधा लगाया जाता है उसको कुछ टाइम बाद हटा दिया जाता है, उसको फिलर प्लांट कहते हैं। और बेस्ट फिलर प्लांट कौन सा है, यहाँ पे देखो, बनाना, पपाया और फालसा। बनाना, पपाया और फालसा क्या है, बेस्ट फिलर प्लांट है। जैसे आम का बगीचा लगाया तो आम तो बहुत लेट लगेंगे, मजदूरों को खर्चा भी देना, जो रे रहा है, पानी दे रहा है, स्प्रेस करने हैं, तो मैं क्या करूंगा, बीच बीच में स्क्वायर सिस्टम से लगाया था तो बीच बीच में मैंने एक फिलर प्लांट लगा दिया पपीता का। पपीता जल्दी से तैयार हो गई, पपीता को बेच के जो आई उससे खर्चा पानी चल गया। पर मेरा मेन मोटिव क्या था, मेरे मेन प्लांट को ग्रो करना, ना कि फिलर। ऐसे नहीं उस फिलर पपीता की देख रेख में लग गया, आराम के 12 बज गए, ऐसा नहीं होना चाहिए। वो अपना क्या है, एडिशनल है, अधिक इनकम सोर्स, जल्दी इनकम बनाने के लिए, अपना रोटेशन बनाने के लिए था, राइट। मोस्टली अडॉप्टेड इन फर्टाइल सॉइल सिमिलर टू स्क्वायर सिस्टम बट ऑन एडिशनल फिलर प्लांट। एक प्लांट ऐड किया जाता है, फिलर प्लांट ये होते हैं। स्क्वायर सिस्टम में लगभग दुगने पौधे लगते हैं, सॉरी स्क्वायर सिस्टम से पंचभुजाकार विधि में, ये लाइन है समझने लायक, लिख लेना इसको। पंचभुजाकार विधि में वर्गाकार विधि की अपेक्षा लगभग दुगने पौधे लगते हैं, राइट। अब देखो, इट एक्यूमुलेट्स टेम्परेरी मैक्सिमम नंबर ऑफ प्लांट्स। इसका मतलब है ऐसी कौन सी विधि है बाग लगाने की जिसमें सर्वाधिक अस्थायी पौधे लगते हैं। अस्थायी, सर्वाधिक अस्थायी पौधे किस विधि में लगेंगे, हेक्सागोनल, सॉरी क्वीन कक्स या फिलर प्लांट या पेंटागोनल या पंचभुजाकार विधि में सर्वाधिक अस्थायी। अस्थायी का मतलब समझ रहे हो, टेम्परेरी प्लांट। भाई बीच में मैंने फिलर प्लांट लगाया तो उसको तो हटा ही दूंगा, मेन ऑब्जेक्टिव तो मेरा क्या है, मेरा मेन प्लांट्स है, मेरा बगीचा है, मेरा ऑर्चार्ड है। तो अगर पर्सन आता है ऐसी कौन सी लेआउट की विधि है ऑर्चार्ड एस्टेब्लिशमेंट में जिसमें स्क्वायर सिस्टम से दुगने पौधे लगते हैं, तो वो कौन सी है, पंचभुजाकार या पेंटागोनल या क्विनकक्स। दूसरा क्वेश्चन इसमें आता है क्या, सर्वाधिक टेम्परेरी, हाईएस्ट टेम्परेरी प्लांट्स, सर्वाधिक अस्थायी पौधे कौन सी विधि में लगेंगे, तो उसका भी आंसर यही है, पंचभुजाकार, आपकी क्विनकक्स या पेंटागोनल या फिलर प्लांट सिस्टम। ठीक है, आगे देखते हैं बेटा। छठवा देखो, सबसे एंड की और सबसे मजेदार और सबसे धांसू विधि, हेक्सागोनल। हेक्सा का मतलब होता है, इसको अपन सेपरेटर मेथड या फिर कह सकते हैं षटभुजाकार। हिंदी में क्या बोलूंगा मैं इसको, षटभुजाकार, 6 पौधे मिलकर विधि, षटभुजाकार विधि। इसमें क्या होगा, वर्गाकार विधि से लगभग 15% पौधे अधिक लगते हैं। वर्गाकार में अगर 100 पौधे लग रहे हैं तो हेक्सागोनल में कितने लगेंगे, लगभग 115। और वर्गाकार स्क्वायर सिस्टम में अगर 100 प्लांट मैंने लगाए हैं तो हेक्सागोनल मेथड में लगभग 115 से 120 पौधे लगेंगे। और आपका जो पेंटागोनल या क्विनकक्स विधि है पंचभुजाकार, उसमें कितने लगेंगे, लगभग, क्या कहा था मैंने, दुगने। तो लगभग दुगने कितने हो गए, 100 के लगभग 190 से 200 प्लांट्स उसमें लगेंगे, राइट। अब 190 से 200 प्लांट लग रहे हैं तो एक चीज देखो, ऐसे प्लांट्स लगाए तो इसमें तो फिलर प्लांट जिनको हटा दूंगा, तो सर्वाधिक अस्थायी टेम्परेरी प्लांट्स किसमें लगे थे मेरे, क्विनकक्स, पंचभुजाकार, फिलर प्लांट, पेंटागोनल। जबकि सबसे ज्यादा स्थायी पौधे किसमें लगेंगे मेरे, इसमें लगेंगे। सबसे ज्यादा स्थायी पौधे हेक्सागोनल में लगेंगे। देखो वर्गाकार से लगभग 15% पौधे अधिक लगते हैं। एचडीपी के लिए बेस्ट है, लेआउट थोड़ा सा कठिन हो जाता है 6 पौधों को फिक्स शेप में लाना। सबसे अधिक पौधे लगाने वाली विधि है स्थायी पौधे। सबसे ज्यादा स्थायी पौधे किसमें लगेंगे, हेक्सागोनल मेथड में लगेंगे। शहरों के नजदीक महंगी भूमियों में और फर्टाइल जो सोइल्स हैं उनमें इसका यूज किया जाता है। फिर आता है मेड्रो ऑर्चार्ड, अल्ट्रा हाई के लिए आता है ये आपके काम की नहीं है। यही 5 विजय दी हुई है, दोबारा से रिवाइज करा देता हूँ बेटा। ये पेज का स्क्रीनशॉट ले लो और इसमें पूरा एक लेक्चर खत्म है आपका। स्क्वायर सिस्टम, रेक्टेंगुलर, ट्रायंगुलर, क्विनकक्स और हेक्सागोनल। आगे देखते हैं। वही मजा आ गया। ट्रेनिंग एंड प्रूनिंग। अब इस चीज को मैं बेसिक टर्म में समझाता हूं। ट्रेनिंग एंड प्रूनिंग क्या होता है, देखो, वेट ए मिनट, हाँ, जब तक इसको पढ़ो तुम। ट्रेनिंग दे रहा हूं तो
ट्रेनिंग क्या होती है, किसी को फौजी बनना है या क्या करना है तो वो बचपन से उस चीज की तैयारी करने लग जाता है, ट्रेन होने लग जाता है। तो ट्रेनिंग में एक महत्वपूर्ण चीज क्या है, ये क्या है, छोटी अवस्था से ही शुरू हो जाती है, प्लांट्स की छोटी अवस्था ही शुरू हो जाती है। ठीक है, पहली चीज ये समझना, प्रूनिंग बाद में की जाती है। प्रूनिंग का मतलब होता है सुधार करना, सुधार करना। तो भाई मेरा लड़का है, आपका बच्चा है, आप बच्चे हो, आप बिगड़ गए तो 11वीं 12वीं में आके आप अगर गलत वे में जा रहे हो तो आपको पीट के मैं सही कर रहा हूं, तो वो हो गया प्रूनिंग। बट एक बच्चा है छोटा सा जो एलकेजी से मेरे पास है, मैं उसी को ऐसी ट्रेनिंग दे रहा हूँ कि तेरे को बड़ा होकर एओ ही बनना है, वो क्या कहलाएगी, ट्रेनिंग कहलाएगी। प्रूनिंग बाद में मैं आपको मोटिवेट कर रहा हूँ, बाद में आपको सही कर रहा हूँ। ये तो हो गया मैंने समझाने का तरीका, ताकि इसमें हमेशा आपके अंतर आता है ट्रेनिंग और प्रूनिंग में, तो आप लिख सको एडजस्ट। आपको इतना तो पता हो कि मैं क्या क्या होता है, मतलब क्या होता है, वर्ड का मीन क्या है, इतना मालूम होना चाहिए। अब देखो ट्रेनिंग किसको कहेंगे, रेफर्स टू जूडियस रिमूवल ऑफ प्लांट्स पार्ट्स, प्लांट पार्ट्स टू डेवलप और प्रॉपर शेप, किसके लिए, उसको अच्छा दिखाने के लिए और प्रॉपर शेप में उसका विकास होने के लिए, डेवलप करने के लिए। प्लांट कैपेबल फॉर बियरिंग हैविंग क्रॉप लोड, किसके लिए, बियरिंग हैवी क्रॉप लोड। उसको इस तरीके से शुरू से ही काट छांट की जाती है, इस तरीके से ट्रेंड किया जाता है कि वो एक शेप में बने, मजबूत बने, और जब वो बड़ा हो और उस पर जब इतने सारे फ्रूट आए, बियरिंग लोड जो आए ना उसमें फलन का, उसको वो आसानी से सहन कर सकते हैं, उसको क्या कहेंगे, ट्रेनिंग कहेंगे। वही बात हो गई, वो अच्छा बने, सही बने, मजबूत बने, जब सारी जिम्मेदारियां और विपरीत परिस्थितियां उस पर आए तो वो झेल सके, कमजोर ना हो, टूटे ना। बचपन से मैंने ये ट्रेनिंग दी है, वो क्या कहलाएगा, ट्रेनिंग। अब बात करते हैं, ये देखो पौधे को छोटी अवस्था से ही सही रूप में वह मजबूत करने के लिए जो काट छांट की जाती है उसमें, उसको ट्रेनिंग कहते हैं। बात करते हैं प्रिंसिपल्स ऑफ ट्रेनिंग। प्रिंसिपल का सबसे मेन वो क्या है, ट्रेनिंग का सबसे मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, इसका सिद्धांत क्या है, इसका प्रिंसिपल क्या है। ट्रेनिंग शुड बी स्टार्टेड फ्रॉम वेरी बिगिनिंग एज। वेरी बिगिनिंग एज का मतलब समझ रहे हो, छोटी सी अवस्था से ही ट्रेनिंग उसकी शाखाओं को तोड़ना, जोड़ना, काटना शुरू हो जाता है। और किसके लिए काटते हैं, अच्छी शेप दे सके, अच्छा आकार दे सके, मजबूत बना सके, और जिस टाइम उस पर उत्पादन हो उस टाइम वो कमजोर ना पड़े, इसलिए उसको ट्रेनिंग कहेंगे। सबसे ज्यादा कीट रोगों का प्रकोप किस में होता है, अनार में होता है। टाइप्स ऑफ ट्रेनिंग, प्रूनिंग को बाद में पढ़ेंगे, अभी यहीं के यहीं, पहले टाइप्स ऑफ ट्रेनिंग में आपको बता देता हूँ। ये वैसे मैंने बड़ी क्लास में बता रखा है, फिर भी हल्का हल्का डिस्क्राइब कर देता हूँ। पहला है सेंटर लीडर सिस्टम। कौन सा है, सेंटर लीडर सिस्टम, सेंटर प्रहो, ठीक है, सेंटर मध्यम वाला है ना, लीडर सिस्टम मोस्टली एप्पल और पियर में काम में लिया जाता है। दूसरा है ओपन सेंटर सिस्टम, खुला प्रहो तंत्र, खुला प्रहो तंत्र या ओपन सेंटर सिस्टम। इसमें जो पादप है आपका पौधा है वो बाउल शेप, कटोरे की शेप में बन जाएगा, ये लो कटोरे की शेप में बन जाएगा। ये कौन सा है, ओपन सेंटर सिस्टम। इंपॉर्टेंट, सच ए ट्री आर स्ट्रक्चरली वीक। इसमें क्या होगा, ओपन सिस्टम है ना, उसमें क्या होता है, पादप की जो संरचना है ना पौधे की, वो क्या हो जाती है, अगर हकीकत में देखे तो कमजोर पड़ने लगती है, हकीकत में देखे तो कमजोर पड़ने लगती है। दूसरा है देयर लिमिट्स आर मोर लाइकली टू ब्रेक विद क्रॉप लोड एंड स्ट्रॉन्ग विंडोज। ये क्या करता है, जो आपकी तेज हवाएं और वो आएगी ना उसको सहन नहीं कर पाएगा, पूरा कटोरे की तरफ बाउल की शेप में हो गया तो लोड यहाँ पे पड़ जाएगा और टूटने लग जाएगा। थर्ड मेथड है मॉडिफाइड लीडर सिस्टम। मॉडिफाइड लीडर सिस्टम, ये किसके सिस्टम पढ़ रहे हैं अपन, टाइप्स ऑफ ट्रेनिंग पढ़ रहे हैं। दिस इज ए वेरी सुटेबल मेथड इन ऑल रीजन्स। यह सबसे अच्छा मेथड है मॉडिफाइड लीडर सिस्टम। इसमें मुख्य तने को 4 से 5 वर्ष तक बढ़ने दिया जाता है, मुख्य तने को 4 से 5 वर्ष तक बढ़ने दिया जाता है, जिसके कारण वो मजबूत हो जाता है। मुख्य रूप से अनोला, एप्पल और इनमें काम में लिया जाता है, और दोनों का मिक्स रूप है, किस किस का, सेंटर लीडर सिस्टम और ओपन सेंटर सिस्टम, इन दोनों का मिक्स रूप कौन सा है, मॉडिफाइड लीडर सिस्टम, जो कि बेस्ट है। 4-5 साल तक तने को बढ़ने दिया जाता है। अब आता है ग्रेप्स में ट्रेनिंग। अंगूर के अंदर मेनली पूछा जाता है। ग्रेप्स में 3-4 प्रकार है। पहला है हेड सिस्टम, क्या बोलते हैं, हेड सिस्टम, सुटेबल फॉर लेस, जो कम उत्पादन वाली वेराइटीज है उनके लिए है। फिर है निफिन, निफिन सिस्टम, या इसको बोलते हैं 4 लाइन सिस्टम या 4 कैन सिस्टम, 4 कैन सिस्टम निफिन को बोलते हैं। विलियम निफिन ने 1860 में ये दिया था। मीडियम उत्पादन वाली जो वेराइटीज है उनके लिए ठीक है ये। उसके बाद में टेलीफोन या ओवर टेलरिस, टेलीफोन या ओवर टेलरिस सिस्टम, जिसको बोलते हैं 6 लाइन या 6 कैन सिस्टम, 6 लाइन सिस्टम। ये क्या पढ़ रहा हूँ, अंगूर में ट्रेनिंग की विधियां, 6 लाइन, ठीक है, 6 लाइन सिस्टम। ये क्या होता है, सुटेबल फॉर मीडियम, ये भी मीडियम के लिए। फिर 4th है पांडाल या आर्बोर या परगोला सिस्टम या बोवर सिस्टम। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट।
पंडाल, अर्बोर, परगोला सिस्टम या बोवर सिस्टम। मोस्ट पॉपुलर मेथड इन ग्रेप्स, हाइगर कॉस्ट, इसमें पैसा भी ज़्यादा लगता है, मोर एक्सपेंसिव मेथड है, ठीक है, थोड़ा कठिन भी है, और हाइगर वेराइटी, जो ज़्यादा उत्पादन देने वाली वेराइटीज़ हैं उनके लिए ये सूटेबल है, राइट। जैसे कि अनाबे शाही है उसके लिए। ये तो हो गया आपका ट्रेनिंग। दोबारा से रिवाइज करवा देता हूँ बेटा। ट्रेनिंग क्या है, ट्रेनिंग का मेन प्रिंसिपल क्या है, उसको छोटी सी उम्र से ही क्या करना, प्रॉपर शेप देना और बियरिंग हैवी क्रॉप लोड वो सहन कर सके, वो चीज़ उसके लिए बनाना। फिर इसके टाइप्स मैंने बताया, सेंट्रल लीडर, ओपन सेंटर, ये दोनों अच्छे नहीं थे, इनका मिक्स रूप आया मॉडिफाइड लीडर जो ठीक था। उसके बाद में आता है मेरे पास अंगूर में, पहला आता है हेड सिस्टम कमजोर वेराइटीज के लिए, दूसरा आता है निफिन, तीसरा आता है टेलीफोन या 6 लाइन, और फिर आता है पांडाल या आर्बोर जो कि बेस्ट था। अब आता है प्रूनिंग, बोर्ड पे दिख रहा होगा प्रूनिंग। प्रूनिंग कांट छाट, मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, बेटर एंड क्वालिटिव यील्ड टू कंट्रोल फ्लावर एंड फ्रूटरिंग। ये चीज है ना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगी जब आप अंतर लिखोगे ना ट्रेनिंग और बिटवीन प्रूनिंग में। तो ट्रेनिंग का मेन ऑब्जेक्टिव क्या था, शेप में लाना, मजबूत बनाना। और इसका क्या मेन ऑब्जेक्टिव है, इसके लिए कोई एज नहीं, ये छोटी सी एज में नहीं, ये बाद में चालू होती है। बेटर एंड क्वालिटेटिव यील्ड, अधिक उत्पादन और अच्छी गुणवत्ता का उत्पादन लेने के लिए जो काट छांट की जा रही है वो क्या कहलाएगी बेटा, प्रूनिंग कहलाएगी। टू कंट्रोल, किसको नियंत्रित करने के लिए, फ्रूटरिंग एंड फ्लावरिंग, समझ रहे हो, बहार जो आपका क्या आता है, फ्रूटरिंग और फ्लावरिंग किसको कहते हैं, फूल आते हैं ना बाहर, मगर जो आता है ना, बगर जो आता है, पौधे पे फूल ही फूल आ गए, उनसे फ्रूट बने, पौधे पे फूल आ रहे हैं, उसको नियंत्रित करने के लिए क्या होती है, प्रूनिंग। एक और महत्वपूर्ण अंतर देखो, इसमें क्या करता है, रिमूवल ऑफ प्लांट पार्ट टू ऑप्टिन बेटर क्वालिटी एंड प्रोडक्शन। बेटर क्वालिटी और प्रोडक्शन के लिए उसके जो अवांछित भाग हैं जो अपने को नहीं चाहिए, जूडिसाइड, उनको रिमूव करते हैं, उसको प्रूनिंग कहते हैं। यहाँ पे देखो, टू रिमूव डिजीज्ड, रोग लगी हुई शाखाएं, डैमेज जो शाखा है, इंसेक्ट एंड वीक शूट्स, जिसपे कीट लग गया, जो डैमेज हो गई, जो वीक थी, जिसपे डिजीज लग गया, उनको मैं काट दिया। उनको काटने से क्या हुआ, अच्छे फल आएंगे और गुणवत्ता युक्त फल आएंगे, फल खराब नहीं होंगे। और ऑब्जेक्टिव क्या था, बेटर एंड क्वालिटेटिव यील्ड, राइट। तो ये हो गया अपना प्रूनिंग। प्रूनिंग की जाती है, हैवी प्रूनिंग की जाती है बेर में और फालसा में। आगे चलते हैं, सोल टॉलरेंट, ये आपका रेपरेशन के सिस्टम से ही था, ये क्लाइमेट्रिक नॉन क्लाइमेट्रिक वाला, ये मैंने समझा रखा है। लेवल ऑफ इथाइलिन ये काम का नहीं है। ये फलों का, ये देखो अब 3 प्रकार के बताए थे मैंने, ट्रॉपिकल, सब ट्रॉपिकल और टेम्परेट। ट्रॉपिकल क्या थे, जिनमें भंडारण 18 से 13 और तापमान 24 से 28 डिग्री सेल्सियस अप्रॉक्स सही है, केला, आम, पपीता थे। समशीतोष्ण उपोष्ण कौन से थे, 28 से 35 वाले, और शीतोष्ण जम्मू वाले, सेव, आड़ू, नाशपाती। इसको छोड़ो, आगे देखो कुछ दिख रहा है, प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स लाइक प्लांट हार्मोन्स, राइट। शुरू करते हैं। हार्मोन जो है वो कार्बनिक पदार्थ होते हैं, इनकी खोज किसने की थी, जूलियम वॉन सॉक्स ने की थी। हार्मोनों की खोज किसने की थी, जूलियम वॉन सैक्स नाम का वैज्ञानिक था, उसने हार्मोनों की खोज की। और हार्मोन जो फाइटो हार्मोन शब्द वो किसने दिया, थीमान नाम के वैज्ञानिक देता, और हार्मोन जो शब्द वो दिया था स्टार्लिंग ने। इंपॉर्टेंट है 2, हार्मोनों की खोज जूलियम वॉन सॉक्स ने की, हार्मोन शब्द स्टार्लिंग ने दिया। हार्मोनों का जो स्थानांतरण करता है वो फ्लोएम करता है। 2 चीज होती है, जाइलम और फ्लोएम। जाइलम और फ्लोएम। फ्लोएम का काम होता है फैलाना और जाइलम का काम होता है लेके जाना। जड़ से कोई चीज है, उसको न्यूट्रिएंट्स हैं, वाटर हैं, उनको प्लांट में ऊपर के लेके जाना क्या कहलाएगा, लेके जाने वाला जो टिश्यू है वो कौन सा है, जाइलम। और वहां जाके पत्ती के अंदर प्रकाश संश्लेषण हुआ, फोटोसिंथेसिस हुआ, भोजन बन गया। अब इस भोजन को हर कहीं पे फैलाना वो काम है फ्लोएम का, फैलाने का। तो हार्मोन्स को कौन, फ्लोएम फैलाता है। अब हार्मोन्स के प्रकार हैं, 2 प्रकार के हैं, ये देखो, ये अपने नहीं पूछेगा। अब बात करते हैं अपन हार्मोन्स की, जल्दी जल्दी से। पहला है बेटा ऑक्सिन। कौन सा है, ऑक्सिन। ये क्लास मैंने वहां पे अपलोड नहीं कर रखी, तो वो बच्चे भी यहाँ से देख लें। स्किप तो नहीं किया ना, जिसने स्किप कर दिया उसने घाटा हो गया उसके, क्योंकि मैं इस क्लास के अलावा उसके वीडियोस दे चुका हूँ 2014 से लेके 2023 तक, 22-23 मतलब वहां तक के प्रीवियस ईयर के पेपर सोल्व करवा चुका हूँ, सिलेबस समझा चुका हूँ। और ये गला सूख रहा है, कंटिन्यूअस क्लास मैंने ये जो 2.5-3 घंटे कितने की भी होगी मेरे को पता नहीं, अभी ये दे दिया हूँ। और एक गेस पेपर और दे दूंगा, इससे बाहर
ऑल इंडिया में क्या कर रहा हूँ, तो पाकिस्तान बांग्लादेश के बच्चे भी हैं अपने पास, उनके भी इससे बाहर नहीं जाने वाला। गले में है ना गांठ बनने लगती है, कंटिन्यू बंद कमरे में कैमरे के सामने जब 3 घंटे 3.5 घंटे बोलते हैं ना, तो या तो मुझे मालूम है या मेरे कैमरे को मालूम है, ठीक है। ऑक्सीजन की खोज किसने की थी? एफ.डब्ल्यू. वेंट ने की थी और जई के अंदर की। जई का नाम क्या है? सबको पता है, ग्रेमनिकुल की है, ठीक है। प्राकृतिक ऑक्सीजन है जिसका संश्लेषण पादप के अंदर होता है। ऑक्सीजन 2 प्रकार का होता है, कृत्रिम और प्राकृतिक। कृत्रिम मतलब आर्टिफिशियल, बाहर से बनाया गया है। ऑक्सीजन मतलब नेचुरल, जो पौधे के अंदर बन रहा है। तो जो नेचुरल ऑक्सीजन है वो है IAA, इंडोल एसिटिक एसिड। IAA इज ए नेचुरल ऑक्सीजन, राइट। एक ही है प्राकृतिक ऑक्सीजन, और जो बाहर बनाए गए हैं। प्रथम खोजा गया हार्मोन ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का जैव संश्लेषण पौधे में अमीनो अम्ल या जिंक की उपस्थिति में होता है। कार्य क्या रहता है इसका? शीर्ष प्रभाविता, एपिकल डोमिनेंस में रहता है, और पतन की रोकथाम में होता है। सबसे महत्वपूर्ण जड़ों के आरंभ में, रूट फॉर्मेशन जो होता है, रूट उसके लिए, जैसे मैंने बताया था रूटेक्स, सेराडेक्स, वो इसी के प्रकार थे, अभी आएंगे। प्राकृतिक ऑक्सीजन कौन सा है? IAA। और दूसरे ऑक्सीजन कौन कौन से हैं? IBA। अब इसमें एक चीज समझना, IBA कौन सा है? आर्टिफिशियल। 2,4-D कौन सा? आर्टिफिशियल। NA नैफ्थेलिक एसिटिक एसिड, ये भी क्या है? कृत्रिम ऑक्सीजन है। अब 2,4-D क्या है? अगर 20 ppm से कम काम में ले रहे हो तो ये करेगा हार्मोन का काम, और 20 ppm से अधिक काम में ले रहे हो तो ये करेगा किसका? वीडिसाइड, खरपतवारनाशी का काम, ठीक है। इसके कार्य मैंने बता दिया, मेनली एपिकल डोमिनेंस एंड रूट फॉर्मेशन। आगे देखते हैं। विगलन की रोकथाम, पुष्पों को गिराना, 2,4-D बनने, झाड़ना, थिनिंग के लिए, यह भी महत्वपूर्ण है। अब ये जो NAA है ना, नैफ्थेलिक एसिटिक एसिड, ये भी ऑक्सीजन ही है, पर कौन सा है? आर्टिफिशियल ऑक्सीजन है। नेचुरल ऑक्सीजन कौन सा? अपना IAA, ठीक है। फलों को झड़ने से रोकने के लिए 2,4-D का यूज किया जाता है। निषेक पार्थेनोकार्पी में यूज किया जाता है। खरपतवारनाशी के रूप में किया जाता है 2,4-D का। भाई 2,4-D मैंने बताया लेस देन 20 ppm किसकी तरह काम करेगा? लाइक हार्मोन। और मोर देन 20 ppm किसकी तरह काम करेगा? वीडिसाइड। वो भी कौन सा? जो चौड़ी पत्ती वाले खरपतवार है उनके लिए। सेकेंड हार्मोन देखते हैं, जिब्रेलिन। ऑक्सीजन के बाद में बेटा जिब्रेलिन। जिब्रेलिन जिब्रेलिक अम्ल से बनना था। सर्वप्रथम जापान में कुरोसावा नाम के वैज्ञानिक थे, कुरोसावा, उन्होंने जापान में खोज की थी। इसे फुलिश शेडिंग हार्मोन भी कहते हैं, मूर्ख नवोद्भिद भी कहते हैं। ये धान में देखा गया था। और धान में कैसे देखा गया था? एक खेत था, उसमें एक धान का पेड़ पौधा था, वो लगातार कंटिन्यूस ग्रोथ कर रहा था, और पौधे इतने रह गए, ये इतना बड़ा हो गया। जब इसने देखा, कुरोसावा ने उसमें रिसर्च किया, तो उसमें देखा कि जिब्रेलिन नाम का तत्व है कार्बनिक, वो बनता जा रहा है और इसकी वजह से इसकी इतनी ग्रोथ वगैरह हो रही है। तो उन्होंने कहा कि यार ये धान का पौधा पागल हो गया, मूर्ख हो गया, बढ़ता ही जा रहा है, उत्पादन नहीं देने का, इसका नाम पड़ गया मूर्खोद नवोद्भिद, राइट। धान में खोजा गया, कुरोसावा ने खोजा, जापान में खोजा। और किससे? जिब्रेला फ्यूजिराई कवक है, उसके कारण रसायन का स्त्रावण करता है जिब्रेलिक अम्ल। इसके काम क्या है? भाई लंबा बढ़ा दिया, इसका मतलब बोनापन दूर कर दिया। आनुवंशिक बोनेपन को दूर करने के लिए, इंटरनोड जो वो है बढ़ाने के लिए, 2 नोडों के मध्य, 2 कलिकाओं के मध्य की जो शीर्ष कलिका है उनके मध्य की जो जगह है, फांक नहीं होती गन्ने में, जो फांके होती है, कलिका आ गई बीच का हिस्सा, उसको बढ़ा देता है। इंटरनोड जो है ना, उसको बढ़ा देता है ये। अंकुरण में यूज होता है। LDP में बोल्टिंग को प्रेरित करता है। खत्म। अब बात करते हैं साइटोकाइनिन हार्मोन। इसकी खोज मिलर व स्कूग, 2 वैज्ञानिक थे, मिलर व स्कूग ने की थी। प्राकृतिक साइटोकाइनिन कौन सा है? जियोटीन है और काइटिन है, 2 है। कृत्रिम में है BAP। और इसमें इतना स्कूग वाला बता दिया। नारियल का पानी भी साइटोकाइनिन की तरह ही व्यवहार करता है। नारियल पानी, कोकोनट बोले तो मोनोकोट था। भ्रूण पोष इसका काम में ले रहे हैं, 3N था भ्रूण पोष, ठीक है, एनर्जी वाला है। आगे देखते हैं। टिश्यू कल्चर में हाइटोकाइनिन रंध्रों को खोलने में, इसमें छोड़ो। ABA देखो, ABA जो है ना, उसको एंटी जिब्रेलिन भी बोलते हैं। एंटी जिब्रेलिन हार्मोन भी इसको बोलते हैं, वृद्धि रोधी, क्योंकि जिब्रेलिन वृद्धि बढ़ा रहा था, ये वृद्धि घटाता है। विषम परिस्थितियां जो होती है ना, ग्रोथ को रोकता है। ये स्ट्रेस हार्मोन, तनाव हार्मोन भी इसको कहते हैं। इसका मतलब समझ रहे हो? अधिक सर्दी पड़ गई, अधिक गर्मी पड़ गई, अधिक सोइल बन गया, हाई टेम्परेचर हो गया, अधिक बरसात हो गई, तो पौधे को डीएक्टिवेट कर देगा, ये रोक देगा। तो इसको एंटी जिब्रेलिक या स्ट्रेस हार्मोन भी कहा जाता है, ठीक है। अनफेवरेबल एनवायरमेंट में इसका यूज किया जाता है। कैसे? देखो,
टार्मिन रसायन है, ये वृद्धि रोधी पदार्थ है। जैसे पानी की कमी हो गई, सूखा पड़ गया और पौधा ग्रोथ कर रहा है तो मैंने एबीए का स्प्रे कर दिया इस पे, है ना, एबीए एब्सिक अम्ल का, तो उसका क्या होएगा, वृद्धि रुक जाएगी। कैसे, उसके छिद्र बंद हो जाएंगे, या तो स्टोमेटास क्लोज हो जाएंगे, या और कुछ होएगा, पर उसकी वृद्धि रुक जाएगी। वृद्धि रुक गई तो वाष्पोत्सर्जन कम होएगा, तो नुकसान कम होएगा पानी का, और कुछ टाइम के लिए रुक गया। जैसे ही बरसात आएगी वापिस से ग्रोथ करने लग जाएगा, तो इसको स्ट्रेस हार्मोन भी कहते हैं। ये देखो, जीर्णता को बढ़ावा देता है, बीज अंकुरण का विरोध करता है, ठीक है, और रंध्रों को खोलने और बंद होने में नियंत्रित करता है, ठीक है। और अगर पूछे पोषक तत्व कौन सा है रंध्रों को खोलने और बंद करने के लिए, तो वो है पोटेशियम। कौन सा है, पोटेशियम। आगे देखते हैं इथाइलिन। सबने पढ़ा इथाइलिन, जब मैंने बताया था क्लाइमेट्रिक और नॉन क्लाइमेट्रिक, पकने और ना पकने के आधार पे दो प्रकार के थे। क्लाइमेट्रिक में लगभग मीठे फल आ रहे थे। खोज इसकी की थी बर्ग ने की थी। वृद्धि रोधी हार्मोन है, गैसीय हार्मोन है, एकमात्र गैसीय हार्मोन है जो फलों को पकाने में काम में आता है, इथाइलिन, ठीक है। और जलमग्न स्थिति में जड़ें भी ये बनाता है। तो ये हो गया आपके प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर सारे। तो लगभग 90% सिलेबस कवर। अब देखते हैं आगे के टॉपिक्स। इनका वीडियो को पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लेना तुम, है ना। एबीए का या इथाइलिन का। अब है महत्वपूर्ण कर्षण क्रियाएं, और इनमें से एक पर्सन आपके कोई सी भी यूनिवर्सिटी से हो, पहला जो डेफिनेशन वाला आता है उसमें देखने को मिलेगा। समझा देता हूं मैं। मल्चिंग क्या होती है, मल्चिंग स्ट्रॉबेरी में भी करते हैं और चीज़ों में भी करते हैं। हॉर्टिकल्चर में मल्चिंग स्ट्रॉबेरी में करते हैं। मल्चिंग होता है बीच की खाली पड़ी भूमि को कचरे, प्लास्टिक या इससे ढक दिया जाता है ताकि पानी की बचत हो सके, खरपतवार उसमें ना उगे। टैपिंग होती है रबर और नारियल में। रोस्टिंग होती है काजू में। स्केटिंग का मतलब होता है सहारा देना, टमाटर और केले में करते हैं। आपने पोली हाउसेस, ग्रीन हाउसेस में बेल वाला टमाटर देखा है, उसमें खंबे खंबे गड़े होते हैं लकड़ी के खूंटे, और उन पे एक तार बांध दिया जाता है और बेल जो है टमाटर के उसको चढ़ा दिया जाता है, उसको बोलते हैं स्केटिंग या सहारा देना। प्रॉपिंग या सहारा देना केले में होता है। बेंडिंग अमरूद में की जाती है। कैप्रिफिकेशन अंजीर में किया जाता है, इंपॉर्टेंट है। मेटाकिंग केले के अंदर की एक क्रिया है जर्मिनेशन वाली। धुआं लगाना केले में, आम में पुष्प बढ़ाने के लिए। डिसकरिंग केला, नोचिंग अंजीर, डिसबडिंग गुलाउदी में करते हैं, गुलदाउदी में। पल्सिंग जो है वो गुलाब में करते हैं। रूट प्रूनिंग अमरूद और गुलाब में करते हैं। नींबू वर्गीय में भी करते हैं। स्कूपिंग फूल गोभी में करते हैं। स्ट्रपमिंग जो है पत्ता गोभी में करते हैं। आगे देखते हैं वेपर हीट ट्रीटमेंट, ये किसमें करते हैं, आम में। जो फल मक्खी है ना स्टोन विविल, उसके लिए। बैगिंग वो है अनार में करते हैं, अनार की तितली से बचाने के लिए। जब अनार का फूल आता है, फल लगने वाले होते हैं, उससे पहले उसको क्या करते हैं, प्लास्टिक की थैली से बांध देते हैं, क्योंकि उस समय है ना एक अनार की तितली है वो उस पर लग जाती है तो फल की क्वालिटी खराब कर देती है, ठीक है। बाहर नियंत्रण है वो अनार अमरूद में करते हैं। बोवर सिस्टम अंगूर में मैंने बताया था, बोवर या पांडाल, ठीक है। पुनर्निर्माण आम, केजिंग आम, डबल वर्किंग नाशपाती, टॉप वर्किंग आम, लेंसिंग अफीम, स्केटिंग मूंगफली में। यहाँ तक मैंने बता ही दिया। आगे चलो, ये फलों के खाने योग्य भाग। वहाँ पे नहीं समझ में आया था, यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लो। दोबारा से रिवाइज करा रहा हूँ क्योंकि ये आपका सेकंड जो टॉपिक है क्लासिफिकेशन उसमें है। पेरिकॉर्प किस में खाते हैं, बेर में, खजूर में, कस्टर्ड में। मध्यवर्ती मीजोकार्प आम में, एंडोकार्प नारियल में, बता ही दिया मैंने। जूसी प्लेसेंटल हेयर नींबू और संतरा में, रसदार अनार में, लीची में, थैलेमस ये पढ़ा हुआ है पहले से। ये चीज देखो, अब फल उत्पादन में भारत के अग्रणी राज्य। आम प्रोडक्शन में सबसे नंबर 1 है यूपी, और भारत, विश्व की बात करें तो भारत, सेकंड पे चीन है। केले में है तमिलनाडु, और इसके अलावा नींबू में है आंध्र प्रदेश, पपीता में है आंध्र प्रदेश, सेव में है जम्मू कश्मीर, अमरूद में है यूपी और महाराष्ट्र दोनों। अंगूर में महाराष्ट्र है, अनार में महाराष्ट्र है। उत्पादन में प्रथम, वो विश्व की स्थिति आ गई, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लो। अब 3 चीज और बच रही है, फिर टॉपिक खत्म। पहला बच रहा है अनफ्रूटलेस, अफलन। अफलन क्या होता है, ऑन ईयर ऑफ ईयर क्या होता है, समझो इस चीज को। पानी पी लेता हूं मैं तब तक। जय श्री राम। अफलन क्या होता है, देखो। अफलन मतलब फल नहीं लगना या कम लगना या ना के बराबर लगना, अनफ्रूटलेस कहलाता है। कभी कभी लग जाना, कभी कभी नहीं लगना, ऑन ईयर ऑफ ईयर कहलाता है। जिस साल फल लग जाते हैं वो कहलाता है ऑन ईयर, जिस साल नहीं लगते वो कहलाता है ऑफ ईयर। इसके पीछे 2 रीजन हो सकते हैं, इंटरनल और एक्सटर्नल। इंटरनल और एक्सटर्नल, सेकंड नंबर पे एक्सटर्नल। इंटरनल का मतलब होता है आंतरिक कारण।
आंतरिक कारणों में क्या हो सकता है कि एक फल है या बगीचा है जिसमें फूल नहीं आए, हो सकता है उसमें परागण की क्रियाएं हैं, पोलिनेशन वो टाइम पे नहीं हुआ हो, या हो सकता है दो टर्म होती है प्रोटोगाइनी और एंड्रोगाइनी, प्रोटोएंड्री और प्रोटोगाइनी, प्रोटोगाइनी और प्रोटोएंड्री। गायनी में क्या होता है, गाय क्या है, मैं पूछूं काऊ, काऊ क्या है, मेल है या फीमेल है, फीमेल है, क्या है, फीमेल है। प्रोटो मतलब पहले, तो जिनमें पहले मादा फूल परिपक्व हो जाते हैं, मादा भाग पहले परिपक्व हो जाता है, उसको कहते हैं प्रोटोगाइनी। तो कुछ ऐसी फसलें हैं, कुछ ऐसे पौधे हैं जिनमें पहले प्रोटोगाइनी परिपक्व हो जाते हैं, पर उस टाइम नर पुष्प तैयार नहीं होते हैं, तो संकरण नहीं हो पाता है उनमें, ठीक है, पोलिनाइजेशन नहीं हो पाता है, तो पोलिनाइजेशन नहीं होगा तो फूल बन तो गया पर फल नहीं बन पाएगा, राइट। तो ये प्रोटोगाइनी। और प्रोटोएंड्री क्या होता है, जिसमें पहले नर परिपक्व हो जाए, पहले नर परिपक्व हो जाए। जो प्रोटोगाइनी है वो क्रॉस पोलिनेटेड होती है, याद रखना, ठीक है। तो इसमें इंटरनल कारणों में हो सकता है कि उसमें ऐसा कुछ अंदर हार्मोन नहीं बना, कुछ एंजाइम्स नहीं बने, या आंतरिक क्रियाओं की वजह से नहीं आया। बाहरी कारणों में हो सकता है वातावरण, उसको अच्छा वातावरण नहीं मिला, फल तो बन गया था पर लग नहीं सका, ग्रोथ नहीं कर सका, उसको अच्छा टेम्परेचर नहीं मिला, उसको नमी नहीं मिली, कोई रोग कीट लग गया, उसको स्प्रे नहीं हुए, उसको पोषक तत्व नहीं मिले। ये हो गया इंटरनल और बाह्य, दोनों हो गए। नर्सरी मैंने पढ़ा दी है और ओल्ड पेपर्स हैं मैंने वो करवा दिए हैं, 10 टॉपिक पहले से ऑलरेडी मैं करवा चुका हूँ। अब समझने की चीज क्या है वो बताता हूँ, वेट ए मिनट, ठीक है। मेरा कुछ इमरजेंसी कॉल आ गया है, बाकी क्लास कंप्लीट हो गई है पूरी हॉर्टिकल्चर। उम्मीद करता हूँ सारे भाइयों को बहुत पसंद आई होगी। तुम्हारे भाई का जो गला दुखा है उसका कुछ ना कुछ तो बेनिफिट निकालोगे। और न्यू ईयर, ठीक है, आने वाली है। मेरा क्या एम है इस पे, 10,000 लाइक्स, 10,000 वीडियो शेयर और 10,000 कमेंट्स। देखता हूँ कितना सा आप निभाते हो। बाकी सभी को बेस्ट ऑफ लक। सेम ऐसी की ऐसी क्लास में एग्रोनॉमी की, सॉइल साइंस की, एनिमल हस्बेंड्री की, 3 तो ये, एक हॉर्टिकल्चर होगा, ये हॉर्टिकल्चर की तो हो गई, ये तीनों भी प्रोवाइड करूंगा बहुत जल्दी। पुराने पेपर सारे पर फीडबैक देख के, रेस्पॉन्स देख के, क्योंकि गले में गांठ होने वाली है बोलते बोलते, अकेला बोरिंग होगा, ठीक है। थैंक यू सो मच, लव यू, बेस्ट ऑफ लक। मिलते एक नए सेशन के साथ, कब, इनके बाद। थैंक यू सो मच।